हेलो एंड नमस्कार, मैं शुभम दुबे आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं? तो आइए करते हैं सेशन का शुभारंभ। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लैट 2025 के लिए 2025 के लिए एक नई सीरीज, जिसमें हम हर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, या मैं बोलूं कि क्लैट में जो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन होता है उस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग की बात सुनते ही आपके माइंड में आता होगा, क्योंकि रीजनिंग बच्चे अगर हम देखा जाए तो रीजनिंग क्या होता है, कई टाइप्स के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, है ना। लेकिन क्लैट में क्या पूछा जाता है, क्लैट में लॉजिकल रीजनिंग में हमको क्या पूछेगा उसको हमें डिस्कस करना है ना। तो आज हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और ये सीरीज जो होगी आपकी सबसे पहले हमको, कि भाई अगर क्लैट के रीजनिंग को समझना है तो सबसे पहले उसकी बेसिक चीज़ों को तो अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, है ना। तो वहीं से हम आज स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे, है ना। तो सबसे पहला क्लास है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक सा बात करेंगे कि क्या पूछा जाता है रीजनिंग में। तो बच्चे, हमारी क्लैट में जो रीजनिंग पूछी जाती है उसका नाम है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग क्यों बोलते हैं सर, या क्रिटिकल थिंकिंग क्यों बोलते हैं, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यहीं से कि क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है या कैसे कैसे हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड की तरफ चलते हैं और फिर धीरे धीरे मूव करेंगे आगे, है ना। तो सबसे पहला स्लाइड हमारे पास क्या है, दिख ही रहा होगा आपको कि आर्गुमेंट, प्रीमाइस, कंक्लूजन। क्योंकि बच्चे जो आप में क्लैट में रीजनिंग जो आती है ना, लॉजिकल रीजनिंग, उसमें आप अगर डिस्कस करोगे या बात करें हम आपसे, तो लॉजिकल रीजनिंग का नाम सुनते ही हमें मन में हमारे एक ख्याल सा आता है। क्या आता है भाई? आओ बात करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग बच्चे सुनते ही इसके दो पार्ट होते हैं बच्चा, लॉजिकल रीजनिंग के दो पार्ट होते हैं। एक होता है एनालिटिकल रीजनिंग, एक एनालिटिकल होता है, और एक होता है क्रिटिकल रीजनिंग, है ना बच्चा। क्रिटिकल रीजनिंग, अगर क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें सर हम, एनालिटिकल में जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा या पीछे क्लासेज में कभी पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़ा होगा तो जान लो कि जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, है ना। और उसके बाद सर कोडिंग, डिकोडिंग, या मैं कहूँ सर नंबर सीरीज, ये सब जो भी टॉपिक्स आते हैं वो सब किसके हैं सर, वो सब एनालिटिकल चीज़ें हैं, जो कि क्लैट का आपकी पार्ट नहीं है ना। क्लैट में नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्लैट में पूछा तब क्या जाता है, क्लैट में पूछा जाता है सर क्रिटिकल रीजनिंग। क्या पूछा जाता है? क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है, पहले ये तो समझना होगा ना भाई। स्टार्ट करने से पहले कोई चीज़, पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे बच्चे, सबसे पहले आपको एक बड़ा सा पैसेज दिया होगा, पैसेज दिया होगा, और पैसेज में कुछ हमारे पास क्या होंगे, अब पैसेज है तो उसमें कुछ डेटा होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ किसी इंसिडेंट्स पे बात कर रहा होगा या किसी केस पे बात कर रहा होगा, या कोई भी ऐसा एक होगा स्टोरी टाइप सा, या आप कहोगे सर किसी भी एक इंसिडेंट पे वो डिस्कस कर रहा होगा, एक ऑथर होगा, वो ऑथर अपना लिखेगा, वो आपसे पूछेगा कि बताओ मैंने अगर ये पैसेज दिया तो इसमें क्या क्या चीज़ें तुम इन्फर कर पा रहे हो, क्या क्या तुम इससे कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, या मैं उस मेरे पैसेज का क्या मेन थीम है, क्या मेन आइडिया है। तो वही सब सर क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे, मेन आइडिया क्या है, या आपसे पूछेगा कि इस पैसेज को पढ़ के आप क्या क्या अज्यूम कर पा रहे हैं, है ना। अजम्पशन की बात किया जाएगा। इन्फरेंस मतलब सर इस पैसेज से कौन कौन सा डाटा आप इन्फर कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन। और फिर कभी कभी पूछेगा कि अगर बताओ कि आपको मेरे पैसेज में मैं एक लाइन की बात बोलूं, जैसे मैंने बोल दिया, एक स्टेटमेंट आपसे ऐसे बोल दिया कि बताओ कि मैं कहता हूं कि अगर तुम मालवी एकेडमी ज्वाइन करते हो या मालवी एकेडमी से क्लैट का कोचिंग ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा क्लैट क्लियर हो जाएगा। तो अब बच्चे, ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, या एक मैंने ऐसा, मैं एज ए ऑथर आपसे पूछ लिया, तो अब मैं अगर ये ऑथर आपसे बोल रहा हूँ तो मुझे इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, या उसको करने के लिए स्ट्रेंथ, अपने स्टेटमेंट को स्ट्रेंथ देने के लिए, या अपने ही स्टेटमेंट को आपके सामने कि आप मेरे स्टेटमेंट पर बिलीव करें, तो मुझे कुछ तो ऐसा उसके लिए प्रूफ देना होगा बिहाइंड द सीन, है ना बच्चे। तो बिहाइंड अगर हम बात करें उसके, कि अगर मुझे इसी को प्रूव करना है कि बताओ कि कैसे हम इसको स्ट्रेंथ देंगे अपने स्टेटमेंट को, तो मैं यही नहीं कहूँगा कि मालवी एकेडमी के जो कोर्सेज हैं, जो कंटेंट्स हैं, वो क्या है, बेस्ट है, यहाँ के टीचर जो है वो बेस्ट है, या मैं कहूँगा सर इससे भी आप नहीं मानोगे, ऐसे कह देने से थोड़ी नहीं मान लोगे। मैं आपको यहाँ से पीछे के डाटा, प्रीवियस ईयर के डाटा दूंगा कि देखिए यहाँ के सिलेक्शन रेट, तब जाके आप थोड़ी से बिलीव करोगे कि हाँ ये चीज़ें इन्होंने बता रहा है, तब आपको लगेगा नहीं इनकी बात में थोड़ी तो दम है सर, है ना। तो वही चीज़ सर, तो जब भी स्ट्रेंथनिंग या वीकनिंग, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और उसके लिए एक बड़ा सा पैसेज दिया जाएगा, और उसी में से आपको इन्फर करना होगा डेटास को, और वहाँ से एक कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली अब इन सब क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें समझना होगा कि सर ये पैसेज पढ़ने से पहले हमें कहाँ से इसके बेसिक स्टार्ट, किसी भी चीज़ को, जैसे बचपन में जब तुमने स्टार्ट किया था, तो जैसे मैं बोलता हूँ, मान लो तुमने इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ना स्टार्ट किया, तो अल्फ़ाबेट पहले सीखे होंगे ना,
पहले थोड़ी ना तुमने इंग्लिश रीडिंग स्टार्ट की होगी, है ना। तो वही चीज़ सर कि जब किसी भी पैसेज को पढ़ने जा रहे हो तो पहले उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बनाओ, बिना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के नहीं होगा, है ना। तो हम लोग बिल्कुल ये सीरीज जो चल रही है ये पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाएगी और आपको बिल्कुल इसके लिए कोई वरीड नहीं होना है कि सर ये पूरा होगा या नहीं एग्जाम तक। एग्जाम में अभी आपके 1 मंथ बचे हैं, है ना, 1 दिसंबर, मतलब कि अभी सर मोस्टली अभी हम देखें सर तो 1 मंथ से ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। तो अगर आराम से हम अगर शुरू करें तो आराम से रीजनिंग भी और आगे हम लोग जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर सकते हैं और आराम से, बस आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होगा, है ना। तो आओ देखते हैं सर। मैंने कहा कि अब चलते हैं सर, जो क्लैट में पूछा जाएगा उसको बोलते हैं बच्चा क्रिटिकल रीजनिंग। तो सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग होता क्या है ये समझने की बात है ना। क्रिटिकल रीजनिंग मतलब बच्चे, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आपको दिखाऊँ मैं क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकल रीजनिंग इज द एबिलिटी टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन एंड आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्टिवली, टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एंड टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन। कहने का मीन्स है कि सर क्रिटिकल रीजनिंग है कि हमें कोई स्टेटमेंट दिया जाए तो उससे मैं एनालाइज करूँ डेटा को, उससे मैं क्या करूँ, डेटा को एनालाइज करूँ, वहाँ से कोई अपना एक अजम्पशन बनाऊँ या मैं अपने किसी पास्ट एक्सपीरियंस से या कोई भी एक फैक्ट से उसको सोचूं, या मैं कहूँ अपने मन में सोचूं, मैं थिंकिंग करूं सर, थिंकिंग करूं कि सर ये बोलने के लिए या ऑथर किसी कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, है ना। आप सोचोगे, उसके हर एक डायरेक्शन में सोचोगे। तो वही कहता है क्रिटिकल रीजनिंग, कहता है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाए, जैसे आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आपको क्या होगा, आने वाले टाइम में आपसे यही ना होगा बच्चे कि आप कोई एडवोकेट बनोगे, किसी केस को लेकर कभी गए, मान लो तुम कोर्ट में ही, या किसी केस को लेकर आप कभी जज के सामने गए, तो जज के सामने जाने से पहले आप उस केस के बारे में पूरी स्टडी करते हैं, उसके प्रो एंड कॉज, उसके इर्द गिर्द पूरा घूमते हैं सर, जाते हैं ना, वहाँ पे पूरा देखेंगे सर, कैलकुलेशन करेंगे कि ऐसा हुआ होगा तो ये हुआ होगा। हो सकता है जज मेरे से ये पूछे कि बताइए कि इसका रीजन क्या था, इस केस के पीछे जो भी चीज़ें, जैसे तो मान लो तुमने किसी, आपका कोई क्लाइंट होगा तो उसके लिए आप जब केस लड़ोगे तो उसके फेवर में आप हर चीज़ें डिसाइड करोगे ना, इसके फेवर में मुझे क्या क्या आर्गूमेंट देना होगा जज के सामने, तो मैं वहाँ से, तो वही जो क्रिटिकल थिंकिंग आप करते हो कि ये चीज़ें हुई होंगी, आप एक पूरा बनाते हो ना भाई, स्टेप वाइज स्टेप बनाओगे ना, तो वही चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग बनाना, वही हमारा क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग सर। किसी भी इंसिडेंट्स के चारों तरफ आपको सोचना, कहने का मतलब मैं एक स्टेटमेंट दे दूँ तो आप उस स्टेटमेंट के बारे में जितना ज़्यादा सोच सके। तो कहोगे सर ये तो ओवर थिंकिंग जैसा हो गया, बिल्कुल ओवर थिंकिंग को ही क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं सर। ओवर थिंकिंग क्या होता है, निगेटिव टर्म होता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि सर जब हम किसी चीज़ों के बारे में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म में सोचें और उससे एक कंक्लूजन पे पहुंचे, एक कंक्लूजन निकाल पाए कि हाँ ये स्टेटमेंट या इस इंसिडेंस का ये रीजन रहा होगा या इसका ये क्या होगा सर, इफेक्ट पड़ेगा इन फ्यूचर, है ना। तो ये सब बातें क्रिटिकल रीजनिंग में होंगी। अब यही बोल रहा है कि क्रिटिकल रीजनिंग में क्या क्या पार्ट आपके पास आएंगे। सबसे पहले बच्चे क्रिटिकल रीजनिंग में आपको ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अजम्पशन क्या आपके हैं। अजम्पशन मतलब सर जैसे मैं कोई भी स्टेटमेंट दूँ, जैसे मैंने कहा कि आपसे मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट ये दिया कि जैसे आप यहाँ पर क्लैट की कोचिंग के लिए मालवीय एकेडमी ज्वाइन किए, तो आपसे जब पहले आपको पता होगा मालवीय एकेडमी में, तो आपने ज्वाइन से पहले कुछ तो सोचा होगा मन में, है ना, कुछ तो सोचा होगा, तो आपने अज्यूम किया होगा कि शायद यहाँ के टीचर अच्छे होंगे, शायद नहीं, अज्यूम किया होगा पहले आपने, फिर अज्यूम करके अब उस अजम्पशन को आपने किसी और से डिस्कस किया होगा कि हाँ यार मैं वहाँ पे ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ, और मुझे तो उसने कुछ आपको डाटा दिया, कुछ फैक्ट दिए होंगे, कुछ डाटा दिए होंगे, कुछ प्रीमाइसेस की बात आगे हम करेंगे, कुछ उसने एविडेंस दिया होगा कि हाँ यार ज्वाइन कर लो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपने मन में अज्यूम किया होगा कि हाँ यार अगर मैं ज्वाइन कर लूँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये अजम्पशन लेकर ही आप आए ना, पॉजिटिव अजम्पशन कि हाँ यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो फ्यूचर में क्या होगा या नहीं होगा वो तो आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आपने ये अजम्पशन किया। तो भाई किसी भी पैसे से अजम्पशन को फाइंड आउट करना, किसी भी पैसे से आर्गूमेंट्स को, आर्गूमेंट सर कैसे हो सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मान लो तुमसे मैं बोल दूँ कि ये बोल दूँ बस एक छोटा सा लाइन सर, कि मैंने बोला कि क्लैट निकालने के लिए तुमको केवल और केवल 4 घंटे दिन में पढ़ने की ज़रूरत है। अब 4 घंटे दिन में पढ़ने की ज़रूरत है, तुम्हारा क्लैट निकल जाएगा, ये मैंने बोल दिया। तो अब क्या, कोई बंदा होगा जो बोलेगा नहीं नहीं 4 घंटे में नहीं होगा, और कोई बंदा होगा जो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं 4 घंटे में आराम से हो जाएगा। 2 टाइप के लोग होंगे, एक उसके फेवर में होंगे, एक उसके क्या होंगे सर अगेंस्ट में होंगे, फार में होंगे। इसका मतलब सर फेवर वाला क्या होगा, वो बोलेगा 4 घंटे पढ़ो हो जाएगा,
ऐसे बोल देने से क्या उसका फेवर हो गया, क्या उसका आर्गुमेंट पूरा हो गया? नहीं, आर्गुमेंट पूरा करने के लिए उसे उसके फेवर में कुछ और चीज़ें देनी पड़ेंगी, कुछ और डिटेल, अभी इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो मतलब सर आर्गुमेंट में अगर हो रहा है कोई आर्गुमेंट तो उसके फेवर में भी हो सकता है कोई, उसके फार में भी हो सकता है कोई, अगेंस्ट में भी हो सकता है कोई, तो दोनों अपना अपना क्या करेंगे, आर्गुमेंट देंगे। और वहाँ से अब ऐसे ही पैसेज जब आपको मिलेगा तो हमें भी वहाँ पे क्या करना होगा, दो हमारे कोई भी पैसेज हमारा होगा तो उसमें मैं देखूंगा ऑथर क्या क्या कहना चाह रहा है। अब उसके फेवर में मैं सोच पा रहा हूँ या उसके फार में मैं सोच पा रहा हूँ, वो चीज़ें आपके क्रिटिकल थिंकिंग पे डिपेंड करेंगी। तो वहाँ से आर्गुमेंट को फाइंड आउट करना। आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट क्या, हम आर्गुमेंट के बाद कंक्लूजन पे पहुंचेंगे सर। जब आर्गुमेंट्स हो जाएगा, आर्गुमेंट्स पे आप पूरा अपना क्रिटिकल थिंकिंग कर लेंगे या थिंकिंग कर लेंगे, तो उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो वही कंक्लूजन आपका क्या होगा, उस पैसेज का क्रिस्प होगा, है ना। तो इसका मतलब सर कि जब भी हमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग की क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना होगा। एनालाइज करने के बाद वहाँ से डेटाज इन्फर करने होंगे, उस फैक्ट्स इन्फर करने होंगे, और उसके बाद हमें क्या होगा, एक कंक्लूजन पर हम पहुंचेंगे। उन्हीं सब प्रोसेस को हम क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं, है ना। अब आपको थोड़ा सा एक बेसिक सा आइडिया मिला होगा, लेकिन सर ये तो पूरा एकदम क्या हो गया, बुकिश टाइप सा हो गया। अब मैं कहूँ सर एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। मैंने कहा क्रिटिकल रीजनिंग में भी दो टाइप से रीजनिंग आपसे होते हैं। एक होता है बच्चे इंडक्टिव रीजनिंग, एक डिडक्टिव रीजनिंग, एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में क्या डिफरेंस है आओ समझते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग दोनों ही क्रिटिकल रीजनिंग के पार्ट्स हैं, लेकिन सर डिडक्टिव और इंडक्टिव में कुछ डिफरेंस होता है। जैसे मैं बोलूं बच्चे कि मैंने कहा कि मान लो मैंने कहा ये बॉक्स है, एक बड़ा सा, एक छोटा सा बॉक्स हमने दिया आपसे, और मैंने कहा कि मैं इसमें दो बॉल डाल रहा हूं, या मैंने कहा कि मैंने इसमें बॉल डाल दी, मान लो बॉल, बॉल मतलब सर गेंद जो खेलते हो आप। मैंने कहा दिया कि एक बार मैंने आपको दिखाया कि मैं इसमें 5 बॉल डाल दिया, आपने कहा ठीक। थोड़ी देर बाद मैंने इसमें 10 बॉल और डाल दिया या 10 बॉल और डाल दिए, हमने कहा ठीक है सर। दो टाइप्स के बॉल हमने डाले, 5 मान लो इसके कलर थे ब्लू, 5 बॉल जो थे वो ब्लू कलर के थे, एंड 10 बॉल कैसे थे सर, रेड कलर के थे। मैंने इसमें डाल दिया, मान लो सपोज मैंने डाल दिया। अब मैंने आपसे पूछूंगा, जब मैं पूछूंगा आपसे कि बताओ कि इस बॉक्स में टोटल कितने बॉल हैं या टोटल कितनी गेंदें हैं, तो आप कहोगे सर 13। सिंपल सा बात है, आप तुरंत आंसर दे दोगे सर 13 गेंदें हैं। इसका मतलब सर कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा स्टेटमेंट, मैं दो स्टेटमेंट बोला कि एक बॉक्स था, उसमें मैंने दो टाइप के बॉल डाले, ब्लू और रेड। ब्लू वाले बॉल की नंबर बता दी कितनी है 5, और रेड वाले बॉल की नंबर बता दी 8 है। तो मैंने डाला तो टोटल कितने बॉल हो गए 13 बॉल। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो कितने बॉल थे बैग में या बॉक्स में, तो आप कहोगे सर 13। क्या इसके अलावा और कोई इसका आंसर हो सकता है, कहोगे नहीं। बॉल अगर मेरे से पूछेंगे सर तो इसका केवल और केवल एक ही कंक्लूजन निकलेगा सर कि इसमें 13 बॉल होंगे। मतलब सर इसका 100% कंक्लूजन आप श्योर है कि 13 बॉल होगा। तो इसका मतलब जब ऐसा रीजनिंग हो सर जहां पे कंक्लूजन बिल्कुल 100% श्योर हो, कंक्लूजन क्या हो 100% श्योर हो कि यही तो होगा सर, इसके अलावा कोई और आंसर हो ही नहीं सकता सर, तब वहां पे हम बोलते हैं सर उसको कैसा, डिडक्टिव रीजनिंग। लेकिन सर दूसरा टाइप जो होता है इंडक्टिव रीजनिंग, जो आपके एग्जाम में 90% या 95% या मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, वो होता है इंडक्टिव रीजनिंग। वो हमको समझना है। आओ देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। सर क्रिटिकल रीजनिंग का ही पार्ट है इंडक्टिव क्रिटिकल रीजनिंग या इंडक्टिव थिंकिंग क्या होता है और समझते हैं। मैंने कहा सर इंडक्टिव रीजनिंग की बात अगर मैं करूंगा तो जैसे मैं कह दूं कि मान लो मैं कह दिया तुमसे कि मान लो तुम रास्ते में जा रहे थे। मैंने कहा तुम एक रास्ते में हो और तुमने देखा, क्या देखा तुमने, एक आदमी आ रहा है सर, और मे बी उस आदमी के इसमें एक आदमी है एक मैन है। हमने कहा बिल्कुल भाई। अब ये आदमी आपके सामने ऐसे आ रहा है और आपको दिख रहा है कि ये आदमी आ रहा है। अब ये आदमी जब इस आया तो आपके सामने आपने देखा कि इस आदमी के शर्ट पे क्या है, इस आदमी के शर्ट पे रेड सा ब्लड का छींटा है ना बच्चे। ब्लड का क्या है, इस पे स्पॉट्स हैं, ब्लड उसके शर्ट पर है रेड से। तो आप अब उसको देख के क्या अज्यूम करोगे, आप उसको देख के क्या सोचोगे, आदमी के शर्ट पे ब्लड लगा हुआ है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब आपके अंदर आपको सोचना है कि बताओ कि शर्ट आपने देखा उसका लाल कलर का ब्लड लगा हुआ था उस पर रेड कलर का, तो आप अब सोचने लगे कि हो सकता है इस आदमी का कहीं पे एक्सीडेंट हो गया हो। आप कहोगे पहला किस कहोगे कि मन में किसी के ख्याल आएगा कि सर हो सकता है इस आदमी का एक्सीडेंट कहीं हो गया हो। कहोगे बात तो सही है सर, पॉसिबिलिटी तो है। कहोगे हाँ है सर। मैंने कहा हो सकता है कि वो आदमी किसी और का एक्सीडेंट हुआ हो, उसका हेल्प करने गया हो। कहोगे ये भी बात सही है सर, किसी और का एक्सीडेंट हुआ हो उसका हेल्प करने गया हो, हेल्प करने में उसके शर्ट पे लग गया हो।
या हो सकता है सर वो आदमी जो हो या जो भी आदमी था वो क्या हो, एक डॉक्टर हो, एक डॉक्टर हो सर, और वो डॉक्टर क्या हो, एक पेशेंट को देख के आ रहा हो जो कि क्रिटिकली क्या था, एक्सीडेंट हुआ था, उसे क्रिटिकल कंडीशन में था, तो उसको वो देख कर आ रहा हो, ये भी हो सकता है। तो तीनों केसेज हो सकते हैं ना। ऐसे बहुत सारे आपके मन में ख्याल आ सकते हैं, आप बहुत सारे केसेज आप में मन में एनालाइज करोगे कि हो सकता है ये, या कोई ये सोचता है हो सकता है ये कोई क्रिमिनल हो सर, मर्डर करके आ रहा हो सकता है ये कोई क्रिमिनल हो, किसी का मर्डर करके आ रहा हो, ये भी तो हो सकता है। चारों केसेज हो सकते हैं बिल्कुल, और भी बहुत थाउजेंड्स ऑफ केसेज हो सकते हैं, है ना। अब आपके ऊपर है वो आप कितना थिंकिंग करते हैं। तो इसका मतलब सर एक ही चीज को आप देख के कितनी चीजें अज्यूम कर पा रहे हो। अब अज्यूम तो तुम कर लिए, अब अज्यूम में सही क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, ये तो तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। वो तो जब ऑथर या उस आदमी से पूछोगे तो वो कुछ स्टेटमेंट देगा, तब तुम पता कर पाओगे, कहोगे हाँ। तो इसका मतलब सर कि इंडक्टिव रीजनिंग कहता है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज या लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज या मैनी ऑफ पॉसिबिलिटीज, है ना। किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अब वो सारी पॉसिबिलिटीज में से हमें एक करेक्ट कंक्लूजन को अगर ड्रॉ करना हो, या एक करेक्ट मैं कहूँ अपने कंक्लूजन पे या निष्कर्ष पे पहुंचना हो, ड्रॉ करना हो उसको, तो सर कैसे करेंगे। तो सर यहीं से शुरू होता है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग, और इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, जहां पे सर 100% पॉसिबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती है। वहां पे पॉसिबिलिटी या तो ज़्यादा होगी या तो कम होगी, जिसको आप आगे अभी पढ़ोगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गूमेंट में। तो सर ये बात समझ में आई क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग सर मतलब सर एक टाइप का आपको मैं कोई भी एक सिचुएशन दे दूं और उस पर कहूँ सोचो, सोचो जितना सोच सकते हो, वही क्या हुआ क्रिटिकल रीजनिंग। अब वो सोचते टाइम आप एक एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि पॉजिटिव वे में सोचें। क्रिटिकल रीजनिंग क्या कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव वे में सोचें, और जो भी सोचे या जो भी आप थिंक कर रहे हैं वो एक क्या हो सर, ऐसा हो कि किसी के सामने जब प्रेजेंट करो तो वो ये ना कहे कि ये कुछ भी सोच रहे हो, मतलब एक सर प्रॉपर वे में और अकॉर्डिंग टू पैसेज, जो आपको पैसेज दिया हो, जो स्टेटमेंट दिया हो, उसके इर्द गिर्द ये सोचे और फैक्चुअल चीज़ें सोचे, ना कि कुछ भी बिना सिर पैर का सोचे चले जा रहे हैं। नहीं, चीज़ें सोचनी है लेकिन एक फैक्चुअल, है ना, ऐसा नहीं कुछ भी सोचे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आपको थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग का आइडिया होगा, और आपने डिडक्टिव और रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग से इतना पता किया कि हमें जो रीजनिंग पढ़ना है सर, उसमें हमारे पास कंक्लूजन क्या होगा 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कभी भी, है ना। तो अब आगे चलते हैं सर, क्रिटिकल रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट क्या होगा वो समझते हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कहोगे हाँ बात तो क्लियर होगी सर। मैंने कहा सर कि स्टेटमेंट क्या होता है सर, स्टेटमेंट। अब सर क्रिटिकल रीजनिंग में पढ़ने से जब पढ़ लिया हमने, समझ लिया, तो अब जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो उसमें एक स्टेटमेंट दिया होगा। जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट दे दिया, या मैंने कहा एक स्टेटमेंट दे दिया गया। अब स्टेटमेंट में सर कुछ भी हो सकता है स्टेटमेंट में कोई फैक्ट मैं बोल दूं आपसे। जैसे मैंने कर दिया क्या, अर्थ इज राउंड, अर्थ क्या है, गोल है। अब ये मैंने फैक्ट बोल दिया, स्टेटमेंट दे दिया। अब इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, अब आपको मैं कहता हूं कि आप अपने आर्गूमेंट दीजिए कि अर्थ गोल है या नहीं है, आप दोगे, बात सही है। मैंने कहा सर, या मैं कह दूं कि ओपिनियन में अपना दे दूं कि चॉकलेट इज द बेस्ट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। जैसे मैंने अपना एक इंडिविजुअल ओपिनियन हो गया। जैसे आप कह दो कि मेरी फेवरेट टीम है मुंबई इंडियंस, मेरी फेवरेट टीम है आरसीबी। इंडिविजुअल ओपिनियंस हो सकते हैं, तो आपने ओपिनियन दिया। अब सर ओपिनियन दे दिया तो ये तो सर क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। लेकिन अब इसी को आर्गुमेंट जब बनाना होगा तो इसी ओपिनियन पे कोई क्या कहेगा कि नहीं नहीं मेरा ये है, मेरा फेवरेट टीम वो है, मेरा फेवरेट टीम वो है, या आपसे कह देगा नहीं नहीं मेरा फेवरेट फ्लेवर क्या है, चॉकलेट नहीं स्ट्रॉबेरी। तो ऐसे क्या होगा, आर्गुमेंट बढ़ेगा। तो बच्चे स्टेटमेंट मतलब सर एक छोटा सा मैं डेटा आपको दे दिया, अब उसके आगे पीछे मैंने कुछ नहीं बोला। तो स्टेटमेंट मतलब जस्ट क्या हो गया सर, स्टेटमेंट क्या है सर, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ फैक्ट, ओपिनियन और बिलीफ। बिलीफ मतलब सर कि जैसे कुछ हम लोग ऐसा सोचे कि सर हमारा ये बिलीफ है कि सर एक और प्लैनेट होगा, या मैं कह दूँ सर कि राम, भगवान कृष्ण सुना हुआ, सबने नाम सुना। तो अभी क्या एक बिलीफ, कुछ लोग कहते हैं बिलीफ है, किसी ने देखा तो है नहीं, तो ये बिलीफ ही तो है ना। अब इस पे आप कितना बिलीव करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंडिविजुअल वेरी करता रहेगा, है ना। तो बिलीव भी हो सकता है स्टेटमेंट में, ओपिनियन भी हो सकता है, फैक्ट्स भी हो सकता है। अब इन्हीं ओपिनियन, फैक्ट्स और बिलीफ पे हम कुछ आर्गूमेंट करेंगे, कोई इसके पक्ष में बोलेगा, कोई इसके, तो वो आर्गूमेंट बनेगा। स्टेटमेंट से ही आर्गूमेंट बनते हैं सर, और यही आगे हमको पढ़ना है। अब पूरी चीज़ें हमारी क्या होंगी, इसी स्टेटमेंट को जब कई सारे स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, या हो सकता है बहुत सारे स्टेटमेंट, पैसेज में तो बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे, वो मिलकर आर्गूमेंट बनाएंगे, एक आर्गूमेंट बनाएंगे। अब उन्हीं आर्गूमेंट में से आपको फाइंड आउट करना होगा कंक्लूजन, उन्हीं आर्गूमेंट से आपको फाइंड आउट करना होगा प्रीमाइसेस, उन्हीं आर्गूमेंट से आपको फाइंड आउट करना होगा कि अजम्पशन क्या है, उन्हीं आर्गूमेंट से आपको उसके फेवर में या अगेंस्ट में बोलना होगा। तो अब इन पे बात करेंगे।
तो आई होप कि अब हमारा शुरू होने जा रहा है क्रिटिकल रीजनिंग का बिल्कुल जो सबसे कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है सर? आर्गुमेंट मतलब सर अगर मैं बात करूं, लिखा हुआ है एक छोटा सा फॉर्म कि आर्गुमेंट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की बात आपने सुना, बिल्कुल बात है सर। इसमें कई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है सर, जिसमें हमारे पास कुछ प्रीमाइसेस होंगे, जिसमें हमारा एक कंक्लूजन होगा। प्रीमाइसेस सर कई भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि आर्गुमेंट जो होगा अ सेट ऑफ स्टेटमेंट वन ऑफ विच इज द कंक्लूजन एंड अदर आर द प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस या प्रीमिसेस जो भी कहिए आप, है ना। मैंने कहा सर कि इंपॉर्टेंट थिंग आर्गुमेंट में क्या क्या होता है सर, एक इसमें तो स्टेटमेंट्स होंगे। पहले तो हमने कहा हाँ, बात तो आपने पहले ही कर दिया सर कि स्टेटमेंट होंगे। आर्गुमेंट्स में क्या होंगे? स्टेटमेंट्स होंगे। हमने कहा बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, स्टेटमेंट होंगे। दूसरी बात सर, अब उस स्टेटमेंट में कुछ सही चीजें होंगी, कुछ गलत चीजें होंगी, कुछ होगा, कोई उसके फेवर में होगा, कोई उसके फार में होगा। तो उस फेवर या फॉर को एविडेंस करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए कोई अलग से अपना स्टेटमेंट ऐड करेगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रीमाइसेस। उसको क्या बोलते हैं? प्रीमाइस या प्रीमिस, है ना, प्रीमाइसेस। मैंने कहा बात तो सही है सर। और इन दोनों से जब आप लड़ लोगे, दो लोग आपस में आर्गुमेंट करते हैं तो फाइनल एक डिसीजन पहुंचते हैं ना सर, कंक्लूजन पहुंचते हैं ना। जब इन दोनों से हो जाएगा तो आएगा एक कंक्लूजन। क्या आएगा? एक कंक्लूजन। तो इसका मतलब सर आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट के अंदर प्रीमाइसेस भी होंगे, कंक्लूजन एक होगा पक्का, क्योंकि सर आर्गुमेंट तो तभी करोगे ना। आर्गुमेंट मतलब जैसे अगर मैं कहूं सर, आर्गुमेंट को अगर बिल्कुल बेसिक से समझना हो, जैसे दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, दो दोस्तों आपस में लड़ रहे हो, एक कह रहा है कि अरे अरे, होता है ना झगड़े में। अब झगड़े में क्या होता है, हम लोग कुछ भी बोल देते हैं विदाउट सेंस, है ना, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन अब ये तो एग्जाम वाली चीज़ है, ये तो पढ़ाई वाली चीज़ है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना है, यहाँ पे सेंसलेस चीज़ों पे बात करनी है। तो आर्गुमेंट वही वाला आर्गुमेंट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे हम सेंसलेस फैक्ट्स पे बात करेंगे। यहाँ पे हम फैक्ट और एविडेंस के साथ बोलेंगे। ऐसा नहीं कि झगड़े में कुछ भी उसको गाली वाली दिया जा रहा हो, वो नहीं, यहाँ पे कुछ अलग होगा। लेकिन सर अगर देखा जाए वहाँ पे भी झगड़े का मतलब यही होता है ना, आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो कि नहीं नहीं आई एम बेटर देन यू, यही तो कहते हो सर। या सामने वाला आपसे कहता है नहीं नहीं मैं ज़्यादा बेटर हूँ, तुम क्या हो, है ना। तो वही चीज़ सर, जब आर्गुमेंट की बात होगी तो इसका मतलब सर आर्गुमेंट हमेशा किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए होगा। अब उस कंक्लूजन में कोई अपना एक अलग कंक्लूजन बना के बैठा होगा और दूसरा कोई अपना एक अलग कंक्लूजन बना के बैठा होगा, दोनों अपनी फेवर और फार के लिए लड़ रहे होंगे। बात है समझ में आई? तो इसका मतलब सर आर्गुमेंट्स के अंदर कई सारी चीज़ें हो सकती है। स्टेटमेंट होगा, बिल्कुल होगा, स्टेटमेंट होगा। अब उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ कंक्लूजन हम निकालना चाह रहे होंगे। अब उस कंक्लूजन को सही प्रूव करने के लिए, जैसे कंक्लूजन को सही प्रूव करना है, जैसे मैं कह दूं कि आप दो दोस्त हैं और आप बोलते हैं दोनों लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हो, तो कहोगे सर एक लड़के ने बोल दिया कि तुम लगता नहीं इस साल क्लैट निकाल पाओगे, तुमने बोल दिया नहीं नहीं मैं तो क्लैट निकाल के दिखाऊंगा। तो अब क्या होगा? जो नहीं लगता है वो क्या बोलेगा? अरे यार तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, मुझे तो कभी पढ़ते हुए दिखे ही नहीं। तो कहोगे, और दूसरा क्या बोलेगा? तुम्हारा क्वेश्चन देखता हूँ तुम हमेशा गलत कर देते हो। वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, इन सेंस कि वो आपके कंक्लूजन को जो आप चाहते हैं क्लैट निकालेंगे, वो कहते हैं क्लैट मेरा हो जाएगा, लेकिन वो कह रहा है नहीं निकलेगा। तो वो क्या बोलेगा? आपको डाउन फील कराने के लिए अपने आर्गुमेंट को क्या करेगा? आप पे थोपेगा कि हाँ तुम्हारा पढ़ाई तो होता नहीं है, तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट है वो अच्छा नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं, सही नहीं पढ़ा रहे, कंटेंट अच्छे नहीं तुम्हारे पास, तुम जो है पढ़ते नहीं हो सही से मन से, या मैं कह दूँ तुम्हारा जो टेस्ट का स्कोर है वो बड़ा गंदा आ रहा है। अब ये सब चीज़ें क्या हो गया? तुम्हारे नेगेटिव में जा रहा है। अब तुम क्या करोगे? नहीं अब तुम्हें अपने आर्गुमेंट को अगर प्रूव करना है, तुम करो नहीं मैं क्लैट क्वालिफाई कर लूँगा, कहोगे नहीं मैंने प्रीवियस टेस्ट दिया था उसमें मेरा क्या हुआ 90% मैंने स्कोर किया। जो मेरे सर हैं उन्होंने पिछले साल जो स्टूडेंट को पढ़ाए सारे पास हो गए, तो मैं भी उन्हीं से पढ़ रहा हूँ। जो मेरा इंस्टीट्यूट है उस जो कंटेंट देता है वो सबसे बेस्ट कंटेंट है, मैं सारे से कंपेयर कर चुका हूँ। अब तुम क्या कर रहे हो? अपने को प्रूव कर रहे हो कि नहीं मैं निकाल सकता हूँ। तो दोनों लोग आपस में लड़ रहे हो। तो बच्चे आर्गुमेंट जो हो सकता है वो फार में भी हो सकता है, अगेंस्ट में भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो गलत बोल रहा, जैसे मैं एक आर्गुमेंट दे दिया कि तुम क्लैट क्वालिफाई कर जाओगे, तो कोई बच्चा इसको उल्टा बोल रहा है तो वो गलत हो जाएगा, नहीं। अब किसने अपना जो सपोर्टिव स्टेटमेंट था जिसको आप बोलते हो प्रीमाइस, किसने अपने प्रीमाइस को ज्यादा स्ट्रांगली पुट किया और फैक्ट के साथ। आर्गुमेंट मतलब कुछ भी नहीं, आर्गुमेंट जब भी करोगे आप तो फैक्ट के साथ, एविडेंस के साथ और एक्सपीरियंस के साथ या किसी साइंटिफिकल ट्रुथ के साथ या कोई एक ट्रुथ या ऐसा कुछ उसमें एक एग्जाम्पलरी अपना ऐड करोगे कि जो क्या करे आपके स्टेटमेंट को मजबूत बनाए, है ना। तो आप आर्गुमेंट करोगे, फार में भी हो सकता है, अगेंस्ट में भी हो सकता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसका मतलब सर कि हमारा जो आर्गुमेंट होता है या आर्गुमेंट होता है उसमें स्टेटमेंट होता है, कंक्लूजन एटलीस्ट एक कंक्लूजन बस होता है, कंक्लूजन एक ही होगा किसी भी चीज़ का, या तो हाँ या ना, कंक्लूजन एक होगा। मैंने कहा सर एटलीस्ट वन प्रीमाइस, इसका मतलब
सर प्रीमाइस एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, मतलब सर किसी भी आर्गुमेंट को सही होने के लिए उसमें कम से कम एक प्रीमाइस होना चाहिए। प्रीमाइस क्या होता है? प्रीमाइस मतलब क्या होता है भाई? प्रीमाइस मतलब अगर बिल्कुल सिंपल सा बात बोलूं तो कहोगे सर सपोर्टिंग एविडेंस, सपोर्टिंग एविडेंस या फैक्ट। क्या कहोगे? सपोर्टिंग एविडेंस या फैक्ट। मतलब सर, मतलब मैंने कहा कि तुम अपने स्टेटमेंट को सही प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से कुछ अलग से जो उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, उसको मजबूत बनाने के लिए कुछ सपोर्टिव एविडेंस दोगे, है ना, बिलीव हो जैसे सामने वाले को आपके स्टेटमेंट पे, या आप अपने को सही प्रूव कर पाओ। कहने का मतलब सर, जैसे आप किसी भी सही चीज़ को भी सही अगर प्रूव करना चाहते हो, या जब आप कभी केस लड़ने जाओगे तो अपने क्लाइंट को अगर वो नहीं भी कुछ उसने क्राइम किया है तब भी उसको प्रूव कर देने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? प्रूफ्स की। और उसके लिए आपको कुछ एविडेंस देने होंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा? कुछ ऐसा फैक्ट लाना होगा पीछे से या उस केस में जिससे क्या हो, जज आपकी बात को स्ट्रांगली बिलीव करे, तब ना आप उसको बचा पाओगे। अगर नहीं कर पाए आप, आपका जो दूसरा अपोजिशन में जो एडवोकेट है उसने क्या किया, अपने क्लाइंट के लिए, भले ही उसका क्लाइंट क्या है, क्रिमिनल है, लेकिन उसने अच्छे अच्छे पक्ष लाए और उसने अच्छे एविडेंस लाए, तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे वहाँ पे सर, तो आपका स्टेटमेंट फेल हो जाएगा। इसका मतलब सर कि जो प्रीमाइस होता है वो सपोर्टिंग एविडेंस होता है। मतलब किसी भी प्रीमाइस, किसी भी हम अपने आर्गूमेंट को मजबूत बनाने के लिए या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो भी प्रीमाइस, जो भी एक्स्ट्रा एविडेंसेज या जो भी हमने फैक्ट्स उसके लिए दिए, जो भी हमने अपने तर्क वितर्क दिए, वो सब के सब क्या हो गए? एविडेंस। प्रीमाइस, प्रीमाइस मतलब क्या? तथ्य। तथ्य सर होता है, मतलब फैक्ट्स सर, जो मैं उसको प्रूव करने के लिए दे रहा हूं। बात समझ में आई? तथ्य। अब क्लियर हुआ प्रीमाइस का मतलब? अब सर किसी स्टेटमेंट में प्रीमाइस एक ही हो सकता है, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकता है, हो सकता है सर, हो सकता है सर मुझे एक केस को लड़ने में बहुत सारे एविडेंस देने पड़े, दे सकते हैं सर, है जितना ज़्यादा एविडेंस उतना ज़्यादा हमारी स्ट्रांग होने की क्षमता वो क्या होगी? पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बात है सर। तो प्रीमाइस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कहोगे सर तो क्या यही 3 पार्ट होते हैं क्या किसी स्टेटमेंट में? नहीं सर, प्रीमाइस के अलावा एक पार्ट और होता है अजम्पशन। अजम्पशन भी होते हैं सर। अजम्पशन क्या होता है सर? अजम्पशन, अजम्पशन मतलब सर ये हिडन प्रीमाइस होता है। इसको कहेंगे सर हम कि हिडन सा प्रीमाइस होता है सर। हिडन सा प्रीमाइस मतलब सर, मतलब सर कि जैसे मैं कोई पैसेज बोलूँ, एक एग्जांपल से समझते हैं सर। अजम्पशन, व्हाट इज आर्गुमेंट, हमने तो ये बोल दिया। अब आर्गुमेंट के बारे में हमने बोला था। अच्छा, आर्गुमेंट को और अच्छे समझ लेते, फिर आते हैं प्रीमाइस पे, है ना, फिर आते हैं एविडेंस उस पे, एजम्पशन पे। हमने एक और एग्जांपल दिया था आपको अच्छे से समझने के लिए। मैंने कहा एक बार और समझ लो क्या होता है आर्गुमेंट सर। इन ए सिंपल लैंग्वेज, आर्गुमेंट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। ऑब्वियस सी बात है, आर्गुमेंट क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू है सर, किसी का भी, है ना, पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ मैटर सपोर्टेड बाय सर्टेन एविडेंस। बिल्कुल, सपोर्टेड बाय क्या? सर्टेन एविडेंस, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रीमाइस। और मैंने कहा एग्जांपल, अगर एग्जांपल मैंने कहा इफ वन सेज दैट रोहित शर्मा इज अ ग्रेट बैट्समैन। अब तुमने ये लाइन बोल दिया कि रोहित शर्मा इज अ ग्रेट बैट्समैन। अब बोल दिया तो ऐसे बोल देने से ग्रेट हो जाएगा क्या? तुम्हें उसको क्या करना होगा? अब कोई बंदा होगा जो कहेगा नहीं नहीं रोहित नहीं बैट, हमको नहीं ग्रेट लगता है, तुमको लगता होगा, मुझे नहीं लगता है, तो तुम क्या करोगे? अब someone else may have opposite point of view, रोहित इज नॉट अ ग्रेट बैट्समैन, तो क्या करेगा? इन दिस केस यहां से आपका आर्गुमेंट स्टार्ट होगा। वो कहेगा नहीं मुझे ग्रेट नहीं लगता, तुम कहोगे नहीं मुझे लगता है। तो अब दोनों अपने सपोर्ट्स एंड फैक्ट्स फेंकते जाओगे एक दूसरे के ऊपर। तो अब क्या होगा? एक फार में बोलेगा, एक अगेंस्ट में बोलेगा। जिसने अच्छा अपना सपोर्टिंग एविडेंस दिया, फैक्ट्स दिया, वो क्या हो गया? विन कर गया। जो नहीं दिया वो हार गया, लॉस किया। मतलब सर उसका स्टेटमेंट आर्गुमेंट क्या हो गया? वीक हो गया, और उसका क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया। तो इसका मतलब सर कि ये हमारे जो हो सकते हैं सर स्ट्रांग भी, वो वीक में भी, फेवर में भी हो सकते हैं, और किस में हो सकते हैं? यही तो मैंने बात किया कि आर्गुमेंट्स के फेवर में भी बोल सकते हैं आप, और उसके फार में भी बोल सकते हैं, अगेंस्ट में भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है? तो ये सर, अब मैंने कहा सर कि हमारे पास हमको जानना है कि आर्गुमेंट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। प्रीमाइस होता है, कंक्लूजन होता है, और एक टर्म और होता है सर अजम्पशन। अजम्पशन क्या होता है सर? अजम्पशन इज ए हिडन प्रीमाइस, है ना। जैसे मैं कहूँ सर अजम्पशन इज ए हिडन प्रीमाइस। कहोगे सर कैसे? मैंने कहा सर जैसे ये देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा लेट अस सपोज अ थ्रिलिंग T20 क्रिकेट, एक T20 थ्रिलिंग क्रिकेट चल रहा है सर, और फिर क्या बोला गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है। इसी एग्जांपल समझते हैं सर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है, और चेसिंग अ मैसिव टोटल ऑफ 210 रन्स पुट बाय पाकिस्तान। India has already scored 185 runs in 19 overs, and therefore 26 runs are required to win the match in just 6 balls. No doubts, scoring 26 runs in 6 balls is very very difficult target, and hence you are almost hopeless. But since Mahendra Singh Dhoni is at the crease, there is a ray of hope, and this is the reason your friend says to you.
धोनी इज अ बिग ब्लास्टर सो इंडिया विल विन द मैच। कह रहा है सर कि मान लो एक बहुत बड़ा सा थ्रिलिंग सा मैच चल रहा है सर T20 का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और 210 रन पाकिस्तान ने बना लिए, इंडिया ने 185 रन बना लिए, लेकिन लास्ट ओवर का मैच आ चुका है। अब 6 रन में हमको चाहिए 26 रन, जो कि बड़ा ही डिफिकल्ट है भाई। 6 रन में 6 बॉल में 26 रन चाहिए, ये बड़ा डिफिकल्ट सा है। लेकिन आपका फ्रेंड फिर भी बिलीव कर रहा है कि नहीं नहीं, ये 6 रन 26 रन तो बड़े आराम से बन जाएगा, क्योंकि MS धोनी क्या है, क्रीज पर है। तो क्या MS धोनी क्रीज पे है? MS धोनी के बारे में और कुछ बोला उसने? नहीं, बस उसने यही बोला कि MS धोनी क्रीज पर है, इसका मतलब इंडिया जीत जाएगा। तो अब क्या होगा, उसने ये अज्यूम किया होगा ना कुछ सर। उसने कोई फैक्ट दिया क्या कि MS धोनी ने पिछली बार भी मैच जिताया था, ऐसे ऐसे बहुत सारे मैच जिता दिए? नहीं, उसने कुछ नहीं बोला। उसने बस बोला कि धोनी इज अ बिग ब्लास्टर सो इंडिया विल विन द मैच। तो बच्चे यहाँ पर हमने कहीं पर भी उसके सपोर्ट में कुछ तो बोला नहीं। तो सर सपोर्टिंग, अब तुमको पता है प्रीमाइस तो होगा ही, प्रीमाइस तो होना ही चाहिए। तो सर हिडन प्रीमाइस हो सकते हैं यहाँ पे। कैसे प्रीमाइस? जैसे हमारे अंदर एक अजम्पशन है सर कि धोनी है तो वो कर लेगा, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि धोनी है तो वो छक्का मार देगा। मारे या नहीं मारे वो तो बात की बात है, लेकिन मेरा ये प्रीमाइस है, हिडन प्रीमाइस है सर। मैं ये मानता हूँ कि हिडन प्रीमाइस है सर। अजम्पशन क्या होता है? हिडन होता है हमारे अंदर, जो कि हम सोचते हैं कि हाँ यार अगर धोनी, जैसे कभी कोहली बैटिंग कर रहा हो, रोहित बैटिंग कर रहा हो, कितना भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, आप क्या सोचते हो कि यार ये बैटिंग कर रहा है, जीतने की उम्मीद तो है, कहते ना जब तक ये क्रीज पे जीत जाएगा। ये तुमने क्या 100% श्योर? ये तुम कहीं से कोई फैक्ट लेके आया होगा, या तुमने कोई फैक्ट दिया क्या कि नहीं नहीं 6 बॉल पे ये लिखा हुआ कि 6 बॉल पे 6 रन मारेगा, ये लिखा तो नहीं गई। तुम ये अज्यूम ही तो कर रहे हो, क्योंकि सर तुमको ये बिलीफ है उसके पे, है ना, बिलीफ ही तो है। तो बिलीफ है सर, अज्यूम है, ये हिडन प्रीमाइस हो गया। तो इसका मतलब सर अजम्पशन क्या है? अजम्पशन सर किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी आर्गुमेंट का एक हिडन प्रीमाइस होता है, जो हमारे अंदर ये लाता है, जो हमारे अंदर से सपोर्ट देता है हमको कि हाँ ये भी हो सकता है। जैसे तुम क्लैट का एग्जाम का तैयारी करने आए, तो अगर तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं ये हिडन प्रीमाइस रहा होगा ना कि हाँ मेरे अंदर ये कैलिबर है, मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर ये नहीं रहता तो तुम कभी तैयारी करने आते नहीं आते। इसका मतलब सर हिडन प्रीमाइस इज अजम्पशन। तुमने ये अज्यूम किया होगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं निकाल लूंगा। अब फ्यूचर में क्या होगा वो कंक्लूजन तो बात की बात है, लेकिन तुमने ये अज्यूम किया ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि यहाँ पर देखो तो ध्यान से देखोगे कंक्लूजन क्या है कि इंडिया विल विन, बिल्कुल बात है। और प्रीमाइस क्या है कि धोनी इज अ बिग ब्लास्टर। उसने बोला धोनी एक बिग ब्लास्टर है। क्या है मतलब सर? एक बढ़िया प्लेयर है, खेलता है बढ़िया है, तो ये बिग ब्लास्टर है। इसने ये प्रीमाइस दिया, सो इंडिया विल विन द मैच। लेकिन क्या केवल यही प्रीमाइस इसको सही करने के लिए प्रूफ है? नहीं, उसने ये प्रीमाइस में ये भी अज्यूम कर लिया कि धोनी एक बिग ब्लास्टर है तो वो मार देगा 26 रन। वो 26 रन क्या करेगा? मार देगा। इसका मतलब सर ये क्या हो गया? अजम्पशन। ये क्या हो गया? अजम्पशन। उसे क्या बोलोगे? हिडन प्रीमाइस। ये उसने बोला नहीं, लेकिन वो अंडरस्टूड है। तो अंडरस्टूड थिंग्स भी कुछ होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? अजम्पशन। तो ये बात समझ में आई सर कि एक स्टेटमेंट के अंदर, आर्गुमेंट्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? एक स्टेटमेंट हो सकता है, एक कंक्लूजन हो सकता है, प्रीमाइसेस कई सारी हो सकती हैं, और कभी कभी अजम्पशन भी हो सकता है। डायरेक्ट सारी प्रीमाइसेस ही नहीं दी होंगी, कभी कभी अज्यूम्स, हिडन प्रीमाइसेस भी होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं? अजम्पशन। अब बात समझ में आई, अजम्पशन, प्रीमाइस और आर्गुमेंट। तो क्या क्रिटिकल रीजनिंग का एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग आपका बना कि सर अभी तक तो आप बस खाली क्या होते हो, शुरू करते हो तुरंत पैसे सॉल्व हो गया। अरे भाई तुरंत पैसे सॉल्व करने जाओगे तो समझ ही नहीं आएगा, तो पढ़ोगे क्या? तब तुम पढ़ोगे क्या? और दूसरी बात, तुम्हारे अंदर ये पता नहीं किसने भर दिया है कि लैंग्वेज इज द बैरियर फॉर द क्लैट एग्जाम। भाई तुम्हें लैंग्वेज केवल पढ़ना आना चाहिए, है ना। अगर तुम्हें बोलना नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्वालिफाई नहीं करोगे क्लैट एग्जाम। भाई वहाँ बोलना थोड़ी ना पेपर में, तुम्हें समझना है, अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हारी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, तुम चीज़ों पे क्या होना चाहिए? थिंकिंग होना चाहिए, तुम्हारी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमको सर बहुत बड़ा फ्लुएंसी चाहिए इंग्लिश में कि हम एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे तभी क्लैट निकाल पाएंगे। भाई इंग्लिश तो हम कॉलेज में भी जाके इंप्रूव कर लेंगे ना, तो डरना नहीं है कि ये नहीं कि इंग्लिश नहीं आती मुझे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई तुम्हें क्या, मैं जितनी चीज़ें इंग्लिश में, सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखा है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? क्या मैंने बताया एक भी चीज़ तुम्हें ऐसा लगा हो जो नहीं समझ में आया? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने जो ये पहले से अजम्पशन, ये हिडन प्रीमाइस बनाया, जो निगेटिव टर्म है तुम्हारे अंदर कि सर इंग्लिश मुझे नहीं आती तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये हिडन प्रीमाइस है तुम्हारा अंदर से, एक अजम्पशन तुमने बना लिया है ना। तो ये सर क्या हुआ? तुम अपने इस आर्गूमेंट को बार बार स्ट्रेंथ दे रहे हो कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो उसके लिए क्या हिडन प्रीमाइस है? मेरी इंग्लिश कमजोर है, मेरा मैथ कमजोर है, मेरा ये है ना, ये तुम्हारा हिडन प्रीमाइस ही तो हुआ। तो इट मीन्स कि सर कि तुम भी निकाल सकते हो, ये हिडन प्रीमाइस अपने अंदर से हटा दो तो, है ना। चलो अब आते हैं सर, हमने ये समझ लिया, तो सर हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें प्रीमाइस क्या है और कंक्लूजन क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं सर। जैसे मैंने कहा, पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपसे कि बताओ इसमें क्या प्रीमाइस है, क्या कंक्लूजन है, क्या इसमें कहीं हिडन अजम्पशन भी है। पहला क्वेश्चन जैसे मैं पूछता हूं कि आई एम अ बेटर ड्राइवर देन यू बिकॉज आई हैव नेवर हैड एन एक्सीडेंट एंड यू हैव हैड टू। मैंने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा बेटर ड्राइवर हूं,
ये क्या हो गया मेरा, मैं किसी से बोलता हूं मैं तुमसे अच्छा हूं, इसका मतलब ये मैंने उसको दिखाया कि मैं तुमसे बेटर हूं, लेकिन इस बेटरमेंट को प्रूव करने के लिए कुछ स्टेटमेंट, कुछ प्रीमाइसेस देना पड़ेगा ना। तो ये क्या था, प्रीमाइस था सर। इसने अपने इस पहले लाइन को, जो इसका कंक्लूजन था कि आई एम बेटर देन यू, आई एम ए बेटर ड्राइवर देन यू, तो सर ये तो उसका कंक्लूजन हो गया। अब उसको सपोर्ट करने के लिए उसने क्या दिया, ये प्रीमाइस हो गया, उसका क्या हो गया, प्रीमाइस हो गया। इसका मतलब सर ये हमारा क्या होगा, प्रीमाइस, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीमाइस, है ना, दैट विल बी योर प्रीमाइस। कहोगे हाँ बात तो सही है सर। मैंने कहा अगला अगर मैं पूछूं कि यही लाइन लिखा हुआ है, वी कैन इन्फर फ्रॉम द फैक्ट दैट शी फ्रीक्वेंटली वियर्स ब्लू, दैट ब्लू इज वन ऑफ हर फेवरेट कलर। मैंने कहा कि वी कैन इन्फर फ्रॉम द फैक्ट शी फ्रीक्वेंटली वियर ब्लू, कह रहा है सर कि ब्लू उसका फेवरेट होगा। मैंने कहा कि ब्लू उसका फेवरेट कलर होगा, वन ऑफ हर फेवरेट कलर, ये मेरा कंक्लूजन है। मुझे लग रहा है कि ब्लू, मैंने कहा कि मुझे लगता है कि उसका ब्लू फेवरेट कलर है। क्यों ऐसा लगता है भाई, क्यों, मतलब सर वाई वाला आंसर कौन देगा, आपका एविडेंस, और व्हाट वाला आंसर कौन देगा, आपका कंक्लूजन। जैसे मैं कहूं तुम्हें क्या लगता है, वो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, बिल्कुल एकदम सोचो कि व्हाट यू थिंक, है ना, व्हाट यू थिंक। एक तो ये व्हाट्सएप वाले जमाने में ना यू लिखने की आदत हो गई है। व्हाट यू थिंक मतलब सर तुम क्या सोचते हो किसी को लेकर, वो क्या होगा, तुम्हारा कंक्लूजन उस पर ड्रॉ करेगा ना। जैसे मैं कहा मुझे लगता है उसका ब्लू कलर फेवरेट है, ये मेरा कंक्लूजन है, लेकिन अब उसको ऐसा क्यों लगता है, वाई वुड यू थिंक लाइक दैट। या मैं कहूँ वाई का आंसर बस बताना हो जब, कि वाई वुड यू थिंक लाइक दैट, कि उसका कलर फेवरेट ब्लू है, क्योंकि वो सब फ्रिक्वेंटली ब्लू पहनती रहती है, वो फ्रिक्वेंटली ब्लू कलर ही पहनती रहती है। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रीमाइस हो गया सर, प्रीमाइस हो गया। और कंक्लूजन क्या है, उसका फेवरेट कलर है सर, कंक्लूजन हो गया। बात समझ में आई भाई, कहोगे हाँ। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ कि स्टेटमेंट में क्या होता है प्रीमाइस, क्या होता है कंक्लूजन। आओ थर्ड वाले पे चलते हैं सर। मोस्ट डॉग्स लाइक्स मिल्क बोन्स, दैट माई डॉग्स लाइक मिल्क बोन्स इज इंडिकेटेड बाय द फैक्ट दैट दे ईट एज मेनी एज आई गिवन देम। कह रहा है कि मोस्ट डॉग लाइक मिल्क बोन्स, ये क्या होगा, मोस्ट ऑफ। देखो कंक्लूजन को पहचानने का तरीका भी है कि मोस्ट ऑफ, सो, देयरफॉर, इसके बाद जब भी आए, है ना, कंक्लूजन को पहचानने का तरीका क्या है कि सर जब ऐसे दे दिया जाए। कंक्लूजन मतलब सर कोई एक रिजल्ट जैसा हो, जैसे मैंने कहा कि तुम कहते हो ना कि इसीलिए मैं ऐसा करता हूं, सो, देयरफॉर, या मोस्ट ऑफ, या जनरली, फ्रिक्वेंटली, ऐसा कुछ लिखा हो ना, तो ये सब क्या है सर, ये सब हमारे कंक्लूजन की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन अगर यही प्रीमाइस की बात मैं करूं, प्रीमाइस की बात करूं बच्चे, तो वो क्या होता है, जैसे मैं कहूं कोई रीजन दूं मैं, बिकॉज, है ना, बिकॉज, और क्या सर, डिस्पाइट ऑफ, है ना, ऐसे छोटे छोटे ऐसे एग्जाम्पल। या मैं कहूँ सर इन सब, ये कीवर्ड्स हैं, और भी कीवर्ड्स बहुत सारे हैं जो मैं बताते रहूँगा अभी आपको, है ना, बिकॉज, और क्या हो सकता है सर, दैट्स वाई, है ना, ऐसे छोटे छोटे, देयरफॉर, ये। और मैं किसी चीज़ को, मतलब सर जब मैं किसी चीज़ को एक कॉन्ट्राडिक्ट करूँ, या मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूँ, या उस पर मैं क्या करूँ, एक अपोजिंग सा स्टेटमेंट दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रीमाइस हो जाएगा सर, है ना, उसके सपोर्ट में, है ना। तो मतलब सर कि ऐसे जब हमारे कीवर्ड्स होंगे, और भी कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, है ना। कीवर्ड्स से ज़्यादा हमको ध्यान देना है उसकी मीनिंग पर। कीवर्ड्स क्या होता है भूल जाएंगे सर, कीवर्ड्स में आप कंफ्यूज रहोगे, कभी कभी कीवर्ड्स इंटरचेंज भी हो सकते हैं, तो इसलिए कीवर्ड्स बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। लेकिन आपको मैं बोलूँ कि अगर मैं पूछूँ कि प्रीमाइसेज और कंक्लूजन में, तो आप सीधे सिंपल सा बोल सकते हो कंक्लूजन मतलब सर जो मैं सोचता हूँ किसी को लेकर, वो मेरा कंक्लूजन हो गया। कि मैंने मान लिया कि तुम, जैसे मैंने कहा कि ये लड़का मैंने देखा और मुझे लगा उसको देख के कि यार ये लड़का मुझे लगता नहीं सही होगा, ये मेरा क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। मैंने बना लिया कंक्लूजन कि वो सही नहीं होगा। अब उस कंक्लूजन को प्रूव करने के लिए मैं अपने अपने तर्क वितर्क दूंगा। लेकिन अगर मैं तर्क दूंगा उसके लिए, लेकिन हो सकता है कोई उसके लिए क्या हो, किसी के लिए वो लड़का अच्छा भी हो, तो वो अपना तर्क देगा। तो कंक्लूजन कैन बी योर ओन, एक क्या होगा, आपका थिंकिंग होगा कि सर आपने किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ डिसाइड कर लिया। मतलब कहने का सिंपल सा बात है कि व्हाट यू थिंक अबाउट एनीथिंग, है ना। इसका मतलब जो व्हाट का आंसर दे वो कंक्लूजन, और जो वाई का आंसर दे वो क्या होगा, प्रीमाइस। मतलब वाई का मतलब कि ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों हूँ, है ना, सुना है ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, तो मैं ऐसा क्यों हूँ। अब ये तुम किसी से पूछ रहे हो, अब उसके लिए तुम, अब दूसरा बंदा क्या हो, अब तुम मैं ऐसा क्यों हूँ तुम सोच रहे हो, अब तुम उसके लिए प्रीमाइस दोगे कि हाँ यार मैं ऐसा इसलिए हूँ, मैं ऐसा इसलिए हूँ, मैं ऐसा इसलिए हूँ, मैं ऐसा इसलिए हूँ, ठीक है। या कोई कह दिया कि वो लड़की बड़ी ही नक्चड़ी सी है, ऐसा बोलते हो ना कि यार दैट गर्ल इज वेरी नक्चड़ी टाइप सी, तो वैसे नक्चड़ी टाइप सी है तो भाई तो उसके लिए तुम कुछ प्रीमाइस दोगे ना, यहाँ ये प्रीमाइस होगा। बेसिकली प्रीमाइस का मतलब, आई होप कि अब आपको अब ज़्यादा एग्जांपल दूंगा तो काफ़ी लेंदी क्लास इसी में चला जाएगा। प्रीमाइस आपको एक समझ में आ गया कि किसी भी चीज़ को जब मैं
सपोर्ट करता हूँ, उसके सपोर्ट में मैं बहुत सारी तारीफों के पुल बांधूंगा, है ना। जैसे मैंने कह दिया कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे रेशम सा क्या होता है भाई, जैसे बारिश की धुन, जैसे ऋतुओं की क्या क्या कहना ना गाने में, है ना। तो वही सर, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अब उसके बाद उसके सपोर्ट में जो भी चीज़ें वो बोल रहा है वो क्या हो गया, प्रीमाइस हो गया भाई। वो क्या हो गया, प्रीमाइस, कि जैसे फूल गुलाब, जैसे खिलता धूप, जैसा उड़ता चमन, मंदिर का दिया, बुझता दिया, उड़ता दिया, है ना। बहुत सारे मन में ख्याल आएंगे, वो सब सारे पुल, तारीफों के पुल, या जिसके सपोर्ट में हम जो चीज़ें बोलते जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रीमाइस होते हैं। बात समझ में आ गई। चलो, इतनी चीज़ समझ में आ गई। मतलब आर्गूमेंट में आपने 3 चीज़ें पढ़ ली। आर्गूमेंट हो सकता है सर, उसमें प्रीमाइस हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, उसमें हमारे पास और क्या क्या हो सकता है, प्रीमाइस, अजम्पशन और कंक्लूजन। आ जाओ, अब बात करते हैं सर आगे बात करते हैं सर। हमारे पास ये तो ठीक हो गया सर, ये चीज़ हमने समझ ली कि आर्गूमेंट के पास, आर्गूमेंट क्या सर अजम्पशन के बिना भी हो सकता है क्या आर्गूमेंट? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अजम्पशन की जरूरत है क्या, हमें प्रीमाइस मिल जाए बस हो जाए सर आर्गूमेंट। कहेगा सर आर्गूमेंट क्या, आर्गूमेंट में क्या जरूरी है कि एन आर्गूमेंट्स कैन हैव मोर देन वन प्रीमाइस, ये तो मैंने भी बता दिया सर, प्रीमाइस ज्यादा भी हो सकते हैं। एंड आर्गूमेंट्स कैन बी विदाउट अजम्पशन, बिल्कुल सर, विदाउट अजम्पशन के भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सर इंडिया नीड्स 26 रन इन 6 बॉल, मैंने ये बोला था पहले ना। अब मैंने कहा था ओनली अ बिग ब्लास्टर लाइक धोनी, मैंने पहले ये नहीं बोला था कि ओनली अ बिग ब्लास्टर लाइक धोनी कैन डू इट। इससे पहले जो मैंने बोला था, याद ध्यान दो कि इंडिया जो है हारने वाली थी मैच, कहाँ थे भाई वो लाइन गए, हाँ यहाँ पर मैंने कहा कि 185 रन चाहिए और धोनी क्रीज पर है, धोनी इज ए बिग ब्लास्टर। लेकिन क्या मैंने उसको धोनी को सपोर्ट करने के लिए कुछ बोला था? नहीं। लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया भाई कि ओनली अ बिग ब्लास्टर लाइक धोनी कैन डू इट, मतलब मैंने ये प्रीमाइस दे दिया कि भाई ये हिडन प्रीमाइस थोड़ी ना है। अब मैंने बोल दिया ओनली धोनी ही कर सकता है और धोनी ही क्रीज पर है। तो यहाँ पर सर प्रीमाइस, यहाँ पर अजम्पशन तो था ही नहीं। तो अजम्पशन सर जब नहीं दिया होगा, जैसे मैंने कहा धोनी क्रीज पर है तो हो सकता है वो मार दे 26 रन, ये मेरा अजम्पशन है। लेकिन मैंने ये लाइन अगर वहीं पे ऐड कर दिया कि धोनी 26 रन बना सकता है, वही ऐसा कर सकता है, इसका मतलब मैं ये सर फैक्ट दे दिया कि धोनी ही कर सकता है, तो ये प्रीमाइस हो गया, हिडन प्रीमाइस नहीं रह गया, अजम्पशन नहीं रह गया। इसका मतलब सर एन आर्गुमेंट कैन बी विदाउट ऑफ एनी अजम्पशन। मैंने कहा ठीक है सर, इसका मतलब इसमें मैंने कहा सर प्रीमाइस कौन कौन से, पहला प्रीमाइस इंडिया को 26 रन चाहिए, ये एक स्टेटमेंट हुआ, स्टेटमेंट जिसमें बताया जा रहा है कि 26 रन चाहिए। क्यों चाहिए भाई, इंडिया जीतेगी कि नहीं, तो उसके लिए पहला प्रीमाइस मैंने कहा 26 रन चाहिए 6 बॉल में। दूसरा प्रीमाइस मैंने कहा कि ओनली अ बिग ब्लास्टर लाइक धोनी कैन डू इट, कहोगे हाँ। और तीसरा प्रीमाइस कि धोनी है भी क्रीज पर, कहोगे हाँ। और चौथा क्या, कंक्लूजन निकल गया कि इंडिया विल विन द मैच। तो एक स्टेटमेंट में कई सारे, एक आर्गुमेंट में कई सारे प्रीमाइस भी हो सकते हैं, एजम्पशन नहीं भी हो सकता है, कंक्लूजन होगा एक। तो मतलब सर आज से आप इतना बस याद रखिए, एक आर्गुमेंट में हमेशा एक कंक्लूजन होगा, बात क्लियर। हमेशा एक प्रीमाइस तो होगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अजम्पशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा आपके आर्गुमेंट पे। चलो भाई, इतनी चीजें जब हमने समझ लिया तो अब आते हैं सर क्वेश्चन पे जाने से पहले हमको समझना होगा वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स के बारे में। वीक आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, इनको एक बार जान लेते हैं। क्योंकि आर्गुमेंट तो पढ़ लिया, प्रीमाइस होता है, कंक्लूजन होता है, ये सब होता है। लेकिन सर अब जैसे आप क्वेश्चन में जाओगे ना तो आपसे दे देगा 2-3 स्टेटमेंट, अब 2-3 आर्गुमेंट बोलेगा, बताओ कौन वाला ज़्यादा सही है। तो कौन वाला ज़्यादा सही है उससे पहले तुमको पता करना होगा ना कौन स्ट्रॉन्ग है या कौन वीक है। ये पता होगा तभी तो बता पाओगे तुम ये वाला सही है ये वाला गलत है। तो सर स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट एक हमारा कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। आओ देखते हैं सर। वैलिड आर्गुमेंट्स 100% ट्रू होंगे, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट मोस्ट लाइकली ट्रू होंगे और वीक आर्गुमेंट मोस्ट लाइकली फॉल्स होंगे। सर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कहना क्या चाहते हैं। और समझते एग्जाम्पल से। मैंने कहा जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, इफ एग्जाम्पल समझो, इफ आई वॉन्ट टू क्रैक क्लैट एग्जाम आई हैव टू स्टडी सिंसियरली। इसका मतलब सर कहना क्या चाहता है कि अगर मैं क्लैट के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता हूं तो मुझे सिंसियरली स्टडी करना पड़ेगा। और फिर उसने दूसरी लाइन में क्या बोला, आई विल स्टडी सिंसियरली, आई विल स्टडी सिंसियरली। फिर लास्ट वाले में कंक्लूजन क्या निकला, देयरफॉर आई माइट बी क्रैक एग्जाम। कह रहा है भाई बात तो सही कह रहा है। उसने बोला कि अगर मैं क्लैट एग्जाम निकालना चाहता हूं तो मुझे सिंसियरली पढ़ना होगा। और फिर मैंने बोला मैं सिंसियरली पढ़ रहा हूं। फिर मैंने बोला कि सर हो सकता है कि मैं इस साल एग्जाम निकाल लूं। तो क्या इस स्टेटमेंट में तुमको कहीं भी लग रहा है कि ये इनवैलिड स्टेटमेंट है? नहीं सर, ये वैलिड है, क्योंकि जो जो क्राइटेरिया उसने पहले बोला कि क्लैट एग्जाम निकालने के लिए सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा, वो क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है। और वो ये भी बोल रहा है कि सर कि मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ। इसका सर मतलब वो वैलिड पॉइंट दे रहा है। तो ये वैलिड क्या हो गया,
स्टेटमेंट हो गया। या मैंने कह दिया मान लो तुमसे मैं कह रहा हूं, तुमने बोला कि मुझे बहुत तेज से भूख लगी हुई है इसलिए मैं खाना खाऊंगा। तो तुम्हें भूख लगी तो ऑब्वियस सी बात है तुम खाना ही खाओगे। तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ? वैलिड स्टेटमेंट। लेकिन मैं यहीं पे बोलता मुझे बहुत तेज से भूख लगी है इसीलिए मैं पानी पीऊंगा। अब भाई भूख लगी है, पानी पीने से भूख खत्म हो जाएगी? नहीं। तो ये कैसा हो गया? इनवैलिड स्टेटमेंट। वैलिड स्टेटमेंट मतलब जिसका एक प्रॉपर सेंस हो सर, जो एक अप्रोच उसका क्या हो, पॉजिटिव हो, जो ऐसा नहीं हो कि एम्बिग्यूअस टाइप का, कंफ्यूजिंग टाइप का हो, है ना, जिसको क्या हो, क्लियरेंस ज्यादा हो, है ना। वैलिड मतलब क्या? क्लियरिटी हो सर, थॉट में आपके क्या हो, क्लैरिटी हो। जितनी क्लैरिटी उतनी वैलिडिटी आपकी रहेगी। जितना आप क्या होंगे, डाउट में होंगे, डाउटफुल होंगे, उतना आपकी क्लैरिटी क्या होगी, खत्म होगी, उतनी ही आपके क्या होगी, वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी, है ना। सेम बात सर रियल लाइफ में भी वही चीजें हैं। तो इसका मतलब जो जितना क्लियर वो उतना वैलिड, जो जितना डाउटफुल वो उतना इनवैलिड। बात खत्म है, समझ में आई? तो वैलिड स्टेटमेंट का मतलब सर, वैलिडिटी का मतलब स्टेटमेंट का मतलब सर कि जो स्टेटमेंट आर्गुमेंट हम देंगे वो बिल्कुल उसमें प्रीमाइसेस भी हमारे आर्गुमेंट्स को फॉलो करने चाहिए, कर रहा है। और जब प्रीमाइसेस आर्गुमेंट को फॉलो करेगा तो कंक्लूजन भी हमारा क्या होगा, आर्गुमेंट को फॉलो करेगा। बात क्लियर? चल, मैंने कहा ये तो सर वैलिड हो गया। अब सर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या होता है? जैसे मैंने कह दिया स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या होता है समझो। जैसे मैंने कह दिया बच्चे, अबाउट 90% ऑफ पीपुल्स लाइक्स क्रिकेट इन इंडिया। कह रहा है 90% जो लोग हैं इंडिया के वो क्रिकेट लाइक करते हैं। मैंने कहा बात तो सही है सर, चलो बोल रहा है आर्गुमेंट में। अब देखो आर्गुमेंट में जाने से पहले सबसे पहले अपनी बायसनेस को हटा दिया करो। जैसे तुमने सबसे पहला आर्गुमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट कर लेना तो, कि जब आर्गुमेंट में जाओगे तो ये नोट पॉइंट करना भाई कि तुमको अपने बायस को हटा देना है। बायस मतलब अपनी पर्सनल ओपिनियन को एकदम लेना ही नहीं भाई, ओपिनियन को एकदम हटा देना। ये नहीं कि इमोशनल हो जाए सर कि नहीं। जैसे किसी ने बोल दिया कि रोहित इज ए गुड प्लेयर देन धोनी, तो वहाँ पे अब धोनी के जो फैन हैं वो बायस हो जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा कैसे बोल सकते हो स्टेटमेंट। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये रह जाता है, नहीं क्योंकि धोनी के क्या होते हैं, फैन होते हैं, तो उनको लगता है नहीं नहीं धोनी ही बेस्ट है। भाई तुम्हें बेस्ट है, तुम्हारा इंडिविजुअल चॉइस है वो, लेकिन अगर स्टेटमेंट में तुमको बोल दिया मैंने कि धोनी इज नॉट अ गुड प्लेयर, तो तुमको वही सही मानना है। अपना बायसनेस वहाँ से हटा देना है, अपना बायस वहाँ पे नहीं दिखाना, अपना वहाँ पे कोई भी इमोशन नहीं दिखाना है। तो जब भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करोगे अपनी इमोशन को यहाँ से निकाल के, मतलब अपने दिल को निकाल के साइड पर टेबल पर रख देना, है ना, या यहाँ से निकाल के वहाँ रख देना, छोड़ देना उसको थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं उसमें दिल लगा ले सर। जैसे कोई बहुत बड़ा, जैसे मान लो कोई रिलीजन की बात आ जाए तो ऐसा नहीं कर दो ये तो मंदिर के बारे में बोल रहा है, ये तो मस्जिद के बारे में बोल रहा है, नहीं, थोड़ी देर के लिए अपने दिल को साइड में रख दो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। आओ बात करते हैं सर। जैसे यही क्वेश्चन है, कह रहा है 90% ऑफ पीपल्स लाइक क्रिकेट्स इन इंडिया। चलो मैंने कहा मान लिया सर, सही कह रहा है। अब आगे, अब रोहित इज एन इंडियन, रोहित इज एन इंडियन, तो कह रहा है आगे देयरफॉर रोहित लाइक्स क्रिकेट। कह रहा है सर देयरफॉर रोहित लाइक्स क्रिकेट, क्या ये सही हो सकता है? क्या हमेशा सही हो सकता है क्या? कह रहा है 90% ऑफ द पीपल्स लाइक क्रिकेट। सर 10% तो ऐसे भी थे जो नहीं लाइक करते हैं, तो क्या जरूरी है कि रोहित 90% में आए, 10% में नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो इसका मतलब सर ये वैलिड आर्गुमेंट होगा क्या? कहोगे नहीं सर ये तो वैलिड आर्गुमेंट नहीं हुआ, लेकिन मैं कहूंगा कि 90% है तो मोस्टली चांस है कि रोहित 90% में लाई ज्यादा करने का चांस है, प्रोबेबिलिटी तो उसकी ज्यादा है। तो सर ये मोस्टली मैं ये कह सकता हूं कि मोस्टली इसके ट्रू होने की चांसेस ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूं ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है या स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। बात समझ में आई? इसका मतलब सर स्ट्रॉन्ग मतलब ये होता है कि सही ही नहीं होगा, मतलब चांसेस ज्यादा होंगे उसके सही होने के, उसके सही होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं सर। मैंने कहा सर अच्छा ये बात है, तो ये बताइए सर ये वाला कि अबाउट 15% ऑफ द पीपल लिविंग इन स्टेट एक्स आर वेजिटेरियन। कह रहा है 15% लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियंस हैं। मैंने कहा ठीक है सर, शिवानी लिव्स इन स्टेट एक्स देयरफॉर शिवानी इज अ वेजिटेरियन। मैंने कहा सर क्या शिवानी वेजिटेरियन हो सकती है? मैंने कहा केवल 15% ही लोग सर वेजिटेरियन, जरूरी है शिवानी 15% के अंदर है? क्या शिवानी उस बचे हुए 85% के अंदर नहीं लाई कर सकती? क्या कर सकती है सर? और कहोगे सर किसके अंदर चांसेस ज्यादा है लाई करने की? मैंने कहा ये स्टेटमेंट तो सर इनवैलिड है, नो डाउट इनवैलिड है, लेकिन सर चांसेस क्या है? चांसेस ये है कि शिवानी मे बी, मस्ट बी, मोस्टली चांसेस क्या है कि शिवानी वेजिटेरियन नहीं होगी, नॉन वेजिटेरियन होगी, क्योंकि 85% क्या है, नॉन वेजिटेरियन है। तो सर ये कैसा आर्गुमेंट हो गया? वीक आर्गुमेंट हो गया सर। ये कैसा आर्गुमेंट हो गया? वीक आर्गुमेंट, क्योंकि सर इसमें जो चांसेस है वो बहुत कम है इसके सही होने के, 15% ही चांस है ना भाई, 85% तो गलत होने के चांसेस हैं, तो क्या हो जाएगा? तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट का मतलब समझ पाया? एकदम बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल से मैंने समझाया। अब मैं लगूँ बुक इस फॉर्म में समझाएं तो बुक में भी दिया है, तो ये क्या तुमको डिटेलिंग में थोड़ी समझ में आई कि सर स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है? जिसके सही होने के चांसेस ज़्यादा हो स्ट्रॉन्ग, जिसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो वीक। बात क्लियर? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अब आओ इसको तुम बताओ ये क्या है?
स्ट्रांग है या वीक है, स्ट्रांग है या वीक है, या इनवैलिड ही स्टेटमेंट है सर। चलो बताओ भाई, अच्छा बताओगे क्या तुम, ये तो रिकॉर्डिंग क्लास है ना, तो बताओगे क्या, मैं तुम्हारा कमेंट कहाँ से देखूंगा। चलो आओ मैं बताता हूँ, तुम पूछ करके अपने से वहाँ पे कर लेना और देख लेना मैं सही बताया या गलत बताया, है ना। चलो आओ, मैंने कहा नो स्टूडेंट एवर गॉट 100% मार्क्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन इन क्लैट एग्जामिनेशन। मैंने कहा नेहा इज गोइंग टू अपीयर फॉर क्लैट एग्जामिनेशन, देयरफॉर नेहा विल नॉट गेट 100% मार्क्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन इन क्लैट एग्जामिनेशन। मैंने कहा कि नो स्टूडेंट एवर गॉट 100% मार्क्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन इन क्लैट एग्जामिनेशन। कह रहा किसी भी स्टूडेंट ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में 100% एग्जाम आज तक क्लैट में नहीं किया। मैंने कहा ठीक है। आगे बोल रहा है नेहा अपीयर होने जा रही है क्लैट के एग्जाम में, नेहा क्या कर रही है, अपीयर होने जा रही है क्लैट के एग्जाम में, तो मे बी देयरफॉर नेहा विल नॉट गेट 100% मार्क्स। मे बी नहीं, देयरफॉर वो कह रहा है हाँ, इसलिए नेहा 100% मार्क्स नहीं लाएगी। मैंने कहा सर क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है, कहोगे नहीं सर इनवैलिड है। क्यों सर, क्योंकि सर हमें क्या पता कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में मैंने क्लैट का एग्जाम नहीं निकाला था पास्ट में, तो क्या फ्यूचर में भी नहीं निकालूंगा, निकाल सकता हूं सर, है ना। तो जो चीजें पास्ट में हुई जरूरी थोड़ी नहीं फ्यूचर में वही होंगी, फ्यूचर में चेंज भी हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू जैसा सालों से चला आ रहा है, तो हाँ चांसेस बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है। तो मैं कह सकता हूं सर कि ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हो सकता है, क्योंकि सर जब आज तक 90 साल 100 साल या जो भी कहो, मैंने कहा कोई चीज़ बहुत सालों से नहीं हुआ, बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, तो इस साल भी होने की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, बहुत माइन्यूट है। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं सर ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स है। बात समझ में आई। तो क्या आपको स्ट्रॉन्ग, वीक और इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा एकदम। मैंने तुमको एग्जाम्पल समझाया, छोड़ो थ्योरेटिकल चीज़ों पर, एग्जाम्पल समझो भाई। स्ट्रॉन्ग मतलब सर कि जब आपकी बातें क्या हो, ज़्यादा चांसेज हो सही होने की, है ना, बात सही है। चलो तो ये हो गया सर स्ट्रॉन्ग वैलिड। तो अब समझ में आया सर इसका मतलब क्या था, इसका मतलब समझ में आया कि सर क्या मैं लिखा था, ये 100% ट्रू होगा तो वैलिड, 100% ट्रू तो सर हो ही नहीं सकता, कभी स्ट्रॉन्ग या वीक ही होगा। ट्रू हो जाएगा तो सर कैसा हो, डिडक्टिव रीजनिंग हो गया ना, वो तो डिडक्टिव हो गया, क्रिटिकल में कहाँ गया। मोस्ट लाइकली ट्रू और मोस्ट लाइकली फॉल्स हो सकते हैं, कहोगे हाँ। वीक आर्गूमेंट क्या होगा, जो ज़्यादा चांसेज है फॉल्स होने के और जो ज़्यादा चांसेज हो सही होने के, वो स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा बात तो सही है सर, आओ अब इसके बारे में कुछ बुक फॉर्म भी जान लेते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट क्या होते हैं सर, इन दिस टाइप ऑफ आर्गूमेंट स्टूडेंट विल बी गिवन आर्गूमेंट विच आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ये बात हमने कर ली। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स आर ऑफ वेरियस टाइप, कैसे कैसे हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट को पहचानने का अगर बुक टर्म में मैं बोलूँ तो कैसा हो जाएगा, मैं कहूँगा एक एक्सपीरियंस ट्रूथ हो, जैसे मैंने कहा एक्सपीरियंस ट्रूथ स्ट्रॉन्ग, कि पहले एक्सपीरियंस किया गया है कि लोग क्लैट एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूरा क्वेश्चन नहीं किया, ये एक्सपीरियंस ही तो बोला गया। तो एक्सपीरियंस मतलब सर जैसे मैंने कहा कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्लैट्स में आज तक कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो एक्सपीरियंस मेरा है 10 साल से पढ़ाने का, तो इट मीन्स कि ये सही होगा। आप भी मानोगे मेरी बात। एक टीचर क्या होता है, आपको गाइड करता है। आप पहली बार कोई एग्जाम जाते हो, जैसे मालवीय एकेडमी में तुम आए होगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस किसी स्टूडेंट से आपने लिया होगा, तो वो बोला होगा नहीं वहाँ का बेटर एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस है, तुमने उसको सही माना ना, तुमने उसके आर्गूमेंट को स्ट्रांगली लिया, तो उसका मतलब एक्सपीरियंस जब होगा किसी चीज़ में तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट। मैंने कहा एनालाइज ट्रूथ, जैसे मैं कहूँ डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड नेशन। जैसे मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट, तुम लॉ के स्टूडेंट हो, सुप्रीम कोर्ट में ही कोई डिसीजन आ गया, तो डिसीजन आ गया तो वो बच्चे सही तो माने, सुप्रीम कोर्ट में किसी जज ने डिसीजन दे दिया तो एक लैंडमार्क बन जाता है, फिर उसी के हिसाब से चीज़ें चलती है सर। तो कोई डिसीजन हो, कोई गवर्नमेंट का डिसीजन हो, या कोई क्या हो, कोई सर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जिसने क्या हुआ, कुछ अथॉरिटी कोई डिसीजन ले, तो उसको क्या माना जाता है, सही माना जाता है, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट माना जाता है। बिल्कुल सर। मैंने कहा अगला यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कुछ साइंटिफिकली स्टैब्लिश चीजें हैं, जैसे मैंने कहा सन विल ऑलवेज राइज इन द ईस्ट, बिल्कुल होगा। मैंने कहा अर्थ रिवॉल्व्स, क्या होगा, सन के राउंड। अब ये कुछ चीजें हैं जो ऑब्वियसली ट्रूथ होंगी, या कुछ ऐसी चीजें सर जो हमेशा क्या हो, यूनिवर्सली ट्रूथ हो, वो भी हमारी क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होंगी। मैंने कहा ठीक, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट का मतलब समझ में आया। ऐसे वीक, अब मैंने इसके पहले भी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट आपको बता दिया है, ये एक बस बेसिक सा नॉलेज के लिए। अब मैंने कहा सर वीक आर्गूमेंट क्या हो सकता है। वीक आर्गूमेंट आर दोज आर्गूमेंट विच आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेटमेंट एंड नॉट सेटिस्फाई द लॉजिक कंडीशन। सर आर्गूमेंट्स हमेशा स्ट्रॉन्ग तभी होंगे जब वो, जैसे आप पैसेज में जब जाओगे तो स्ट्रॉन्ग तभी होंगे, या कोई स्टेटमेंट में देता हूँ तो स्टार्ट तभी होंगे जब वो स्टेटमेंट के आसपास ही रहे, ये नहीं कि स्टेटमेंट के बाहर। मैं पूछूँ तुमसे कि बताओ कि क्लैट एग्जाम निकालने के लिए तुमको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2 घंटे पढ़ने की जरूरत है, लेकिन तुमसे कोई आगे बोल दे नहीं क्लैट एग्जाम निकालने के लिए जो है कि वो क्या नाम है, हिंदी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, हिंदी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हिंदी तो आता ही नहीं हुआ, सिलेबस से बाहर की चीज़ है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कभी होगा। मतलब फालतू की चीज़ें नहीं बात करनी है सर, सिलेबस ओरिएंटेड होनी चाहिए, है ना, कहने का मतलब ये। मैंने कहा अब आते सर वीक आर्गूमेंट पे। पहले बताओ सिंपल आर्गूमेंट। मैंने कहा इफ आर्गूमेंट इज सिंपल एंड इवन इफ इट इज रिलेटेड टू गिवन स्टेटमेंट बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर आर्गूमेंट। जैसे मैंने कहा कि लगता है कि क्लैट इस बार
क्लैट के एग्जाम में इस बार लगता है रीजनिंग 25 पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग के। तो अब मैंने ये बोल दिया, कोई लड़का आया मुझसे बोला हाँ हाँ मुझे भी लग रहा है सारा, हाँ हाँ मुझे भी लग रहा है, नहीं ये बोल देने से तुम्हारा आर्गूमेंट सही या गलत नहीं हो गया। सर आप उसको बोलने के लिए अब कुछ फैक्ट दो, प्रीमाइस दो, कुछ थ्योरी, कुछ अपना एक पक्ष रखो वहाँ पे, तब ना वो कुछ होगा सही या गलत। तुमने बस हमारी लाइन को दोहरा दिया तो ये क्या हो गया, एक सिंपल सा आर्गूमेंट हो गया। सर वो आर्गूमेंट नहीं, आप भले मेरे साथ हो लेकिन वो एक आर्गूमेंट नहीं कहा जाएगा, वो वीक आर्गूमेंट कहा जाएगा। मैंने कहा दूसरा ओपिनियन बेस, सर बायस नहीं होना। मैंने बोला था ना अपने इमोशन को साइड में रख दो, इमोशनल नहीं होना है कि नहीं नहीं, अगर मैंने बोल दिया कि ये हिंदू जो है वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं 50%, तो अब हिंदू जो है दिल पे ले ले, अरे यार हिंदू तो वेजिटेरियन नहीं होते, नॉन वेजिटेरियन नहीं, कुछ वेजिटेरियन भी होंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं कैसे कहते हो तुम, मैं वेजिटेरियन हूँ। भाई वेजिटेरियन तुम हो, लेकिन उसने क्या बोला, एक जनरल स्टेटमेंट दिया, अब उसको तुम्हें सही मान के आगे की चीज़ें प्रोसीड करनी है। तुमको अपना बायसनेस वहाँ नहीं दिखाना है, तुमको अपना ओपिनियन नहीं थोकना है, अपने इमोशन में नहीं जाना है। जैसे मैंने बोल दिया वही चीज़ बात कि मैं बोल दूँ कि रोहित शर्मा बहुत ही गंदा प्लेयर है, तो अब रोहित शर्मा के फैन उसमें कोई ये नहीं जाएगा बहुत वो अफेंड हो गए सर कि अरे यार ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो इस क्वेश्चन को करूंगा ही नहीं, या मैं इस क्वेश्चन में मैं तो जानता हूँ कि रोहित शर्मा ने T20 का वर्ल्ड कप जिताया था, मतलब ये बेटर प्लेयर है, मैं तो यही बोलूँगा। नहीं, अपना दिल साइड में रख दो, ओपिनियन नहीं लेना है सर। और एम्बिग्यूअस मतलब कन्फ्यूजिंग सा स्टेटमेंट, जैसे मैं कहूँ कि मैं तुमसे बोलूँ कि यार मुझे लगता है इस साल ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, तुम बोलो हाँ यार गर्मी भी ज़्यादा पड़ी है, ठंडी भी ज़्यादा पड़ेगी, या लग रहा है इस बार बरसात भी ज़्यादा होगा। कंफ्यूज नहीं होना, मतलब कुछ हमें फैक्ट्स देने हैं सर, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजिंग सा एम्बिग्यूअस था, मतलब एम्बिग्यूअस मतलब क्या, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं देना है कि तुम खुद ही कंफ्यूज हो, तुम सही क्या बोलोगे। मतलब तुम कोई डाटा देने गए, जब हमने कहा क्लैट एग्जाम निकालने के लिए क्वांटिटेटिव और लॉजिकल रीजनिंग है, अब तुम जाके कहोगे हाँ क्वांटिटेटिव और लॉजिकल रीजनिंग तो सही है, और तुम अब उसके लिए स्टेटमेंट देने जा रहे हो कि नहीं नहीं हो सकता है कि क्वांटिटेटिव ज़्यादा पढ़ लो लॉजिकल कम पढ़ लो तो पास हो जाओगे, या लॉजिकल ज़्यादा पढ़ लो क्वांटिटेटिव कम पढ़ लो। तुम खुद ही कंफ्यूज हो, तुम सही नहीं हो। कंफ्यूजन नहीं होना, एम्बिग्यूअस नहीं होना है ना। अब तीसरा सुपर क्लॉज, दिस काइंड ऑफ आर्गुमेंट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज वेग आर्गुमेंट। वेग आर्गुमेंट बच्चे, वेग मतलब कि सर जो अस्पष्ट हो, सर मतलब सर जो अस्पष्ट तरीके से ना कही जाए। जैसे मैंने बोला कि तुमसे मैं बोलूं कि डेली तुम 4 घंटे पढ़ो, तुमने बोला हाँ सर आज से मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा तुमने स्टेटमेंट दिया कि 4 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन क्या पढ़ूंगा, तुमने कहा 4 घंटे पढ़ूंगा सर मैं डेली, घर पे जाके मैंने नॉर्मल ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल देते, मतलब कोई भी चीज़ सर जो क्लियर ना, क्लियर मीन सर कि जैसे मैं कह दूं कि कोई अस्पष्ट सा, मतलब आप अस्पष्ट सा कोई कभी नहीं दे। सुपर क्लॉज मतलब सर कि अस्पष्ट सा, जब तुम वेग आर्गुमेंट मतलब होता है सर कि जब आप क्या दें, एक अस्पष्ट सा कोई रीजन दे किसी चीज़ के लिए। जैसे मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि 14 साल से बड़े बच्चों को 14 साल से छोटे बच्चों को काम पे नहीं लगाया जाए, तो तुमने दिया कि अब तुमने अस्पष्ट रीजन दिया कि हाँ लगाना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या है सर कि लोगों को ज़रूरत होती है और सुप्रीम कोर्ट को इस पे चाहिए। मतलब तुमने अपना एक रीज़न दिया कि हाँ लगाना तो नहीं चाहिए, 14 साल से छोटे बच्चों को काम पे तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन साथ साथ में तुम ये भी रीज़न दे रहे हो कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पे इस पर एक बार और विचार करना चाहिए कि जो बच्चे गरीब हैं उनको काम की भी ज़रूरत होती है, या जो भी है ना। तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें, और फिर तुम एक तरफ से उसको सपोर्ट भी कर रहे हो और फिर खुद अस्पष्ट सा एक रीजन भी दे रहे हो कि यार हो सकता है कि उनको ज़रूरत हो तो वो कर भी सकते हैं कभी कभी, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। अस्पष्ट मतलब वेग आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। बाकी इसको ज़्यादा हम लोग डिटेल में क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे अब हमने इतनी देर से थ्योरी ही तो पढ़ी, हमने इतनी देर से थ्योरी पढ़ी, तो मुझे इतना बिलीव तो हो गया है कि आपने थ्योरी में क्रिटिकल रीजनिंग समझ लिया होगा क्या होता है सर, आपने ये समझ लिया होगा क्या होता है प्रीमाइस, आपने ये समझ लिया होगा क्या होता है आर्गुमेंट्स, आपने ये समझ लिया क्या होता है कैलकुलेशन, आपने ये समझ लिया क्या होता है हिडन या अजम्पशन, हिडन प्रीमाइस या अजम्पशन, आपने ये समझ लिया वीक आर्गुमेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या होता है, सब चीज़ें आप डिटेल में समझ चुके हैं। अब आते हैं सर थोड़ा क्वेश्चन भी तो देखें। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, यही कह रहा है कि शुड द प्रेस्टिजियस पीपुल हु हैव कमिटेड क्राइम अननोइंगली बी मेट विथ स्पेशल ट्रीटमेंट। कह रहा है कि जो प्रेस्टिजियस पीपुल है, जो क्राइम अननोइंगली कर देते हैं, उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये किसका है, ये उसका स्टेटमेंट है, ये उसका स्टेटमेंट है। तो आर्गुमेंट निकला पहला आर्गुमेंट ये कह रहा है यस द प्रेस्टिजियस पीपुल डू नॉट कमिट क्राइम इंटेंशनली, कि हाँ जो प्रेस्टिजियस लोग होते हैं वो क्राइम इंटेंशनली नहीं करते हैं। तुमने ये बोल दिया, हमने कहा ठीक है भाई। दूसरे वाले बोला नहीं, उसको देना चाहिए सजा, क्योंकि सर इट इज आवर पॉलिसी दैट एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। पॉलिसी की बात कर दिया, एक रूल की बात कर दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ की बात कर दिया। इसका मतलब सर ये तो सही होगा, इस तो स्ट्रांग होगा ही। अभी तो मैंने बोला था स्ट्रांग मतलब जो एक पॉलिसी की बात करे, लॉ की बात करे, एक स्ट्रांग। और ये क्या है, ये तो इमोशन में आके कर दिया सर भाई प्रेस्टिजियस पीपुल ठीक है इंटेंशनली नहीं किए होगे, लेकिन क्राइम तो क्राइम होता है, तो वो तो भाई गलत हो गया।
ये क्या हो गया, सही हो गया। बताओ क्या किसी को लग रहा है इसमें? हमने कहा, मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन सर, शुड ऑल द ड्रग्स patented and manufactured in western country be first tried out on sample basis before giving license for sale to general public in India? कह रहा है कि सर क्या सभी ड्रग्स जो पेटेंटेड है उनको और मैन्युफैक्चर्ड है कहाँ पे, बाहर की कंट्रीज द्वारा, उनको पहले इंडिया में ट्रायल बेसिस पे यूज करना चाहिए, फिर उसको प्रॉपर पब्लिक में ले जाना चाहिए। तो कह रहा है सर अब इसके लिए कुछ रीजन दो। यस, many such drugs require different dosage and duration for Indian population and hence it is necessary। दूसरा कह रहा है no this is just not feasible and hence cannot be implemented। मैंने कहा पहला वाला पढ़ो, कह रहा है यस जरूरी है, क्योंकि सर पहले तो उसके फेवर में बोला, दूसरा फेवर में बोलने से सही नहीं हो जाएगा। पहले देखो उसने क्या फैक्ट दिया, प्रीमाइस क्या दिया, मैनी सच ड्रग्स, पहला प्रीमाइस डिफरेंट डोजेज, दूसरा ड्यूरेशन फॉर इंडियन पॉपुलेशन। मैंने कहा ये सब क्या, उसने रीजन दिया, एविडेंस दिया सपोर्टिंग कि ऐसे ड्रग्स हमारे अलग अलग डोजेज की जरूरत होते हैं, क्योंकि सर ये पॉपुलेशन या प्लेसेस, ड्यूरेशन फॉर इंडियन पॉपुलेशन, जैसे इंडियन पॉपुलेशन के लिए इंडिया का अलग यहाँ का एनवायरमेंट है, तो यहाँ हो सकता है डोजेज कुछ अलग लगे, कुछ यहाँ पे जरूरत हो ज़्यादा डोजेज की या कम डोजेज की, तो पहले उनको तो देखे। ये नहीं कि अब वहाँ पे बहुत कोल्ड था तो वहाँ पे हो सकता है किसी चीज़ का डोज ज़्यादा लग रहा हो फॉरेन में, लेकिन यहाँ पे बहुत हॉट है, गर्मी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि उसका डोज कम हो या कुछ और हो, तो ये चीज़ें पहले चेक करनी चाहिए। तो मुझे तो लग रहा है सर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सर मेडिकल हेल्थ की बात कर रहा है, हेल्थ कंसर्न की बात कर रहा है, और हमको पता है हेल्थ कंसर्न हमेशा क्या होता है, प्रायोरिटी होता है। तो इट मीन्स कि सर ये तो सही बात कर रहा है, हेल्थ की बात कर रहा है, कंसर्न कर रहा है लोगों की पॉपुलेशन को लेकर, तो बिल्कुल चेक करना चाहिए, पहले इसको ट्रायल करना चाहिए। हमें तो ये बिल्कुल स्ट्रांग लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है? क्योंकि हाँ, दूसरा सर दिस इज नॉट फिजिबल एंड हेंस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। इसने बस ये बोला है प्रीमाइस कि ये फिजिबल नहीं है, जैसे ये बोला कि ड्रग्स रिक्वायर डिफरेंट डोजेज एंड ड्यूरेशन फॉर इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन के लिए ड्रग्स डिफरेंट डोजेज के चाहिए, हेल्थ का कंसर्न दिखाते हुए कहा, लेकिन ये बोला फिजिबल नहीं है। लेकिन क्यों फिजिबल नहीं है भाई? फिजिबल नहीं है तो उसका एक सॉलिड रीजन दो ना, फिजिबल क्यों नहीं है? क्या यहाँ पे वो इक्विपमेंट नहीं है, या गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है, या कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कोई कोविड जैसा हमारा आ गया कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको ट्रायल करें? कोई तो रीजन होना चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी ना कर दोगे नहीं फिजिबल नहीं है, तो ये तो गलत है सर। तो हमारा कौन सा आर्गूमेंट सबसे स्ट्रांग है भाई? स्ट्रांग आर्गूमेंट्स हमारा केवल फर्स्ट है। क्या बताओ किसी को आर्गूमेंट्स के स्ट्रांग और वीक में पहचानने में दिक्कत हो रही होगी? नहीं। मैंने कहा अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला, शुड गेटिंग प्राइमरी एजुकेशन बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया? कह रहा है गेटिंग प्राइमरी एजुकेशन बी इनकॉर्पोरेटेड एज फंडामेंटल राइट इन इंडिया। नो, व्हाट इज द यूज? अब इसके आर्गुमेंट में बोल रहा, कह रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। तो मैंने कहा सर नो, व्हाट इज द यूज? हैव वी फुलफिल्ड आवर ड्यूटीज रिगार्डिंग अदर फंडामेंटल राइट? मैंने कहा नो। बच्चे ये कैसा हो गया, ये हमारा वीक, ये कंफ्यूज एम्बिगुअस टाइप का भाई। ये क्या कह रहा है? नो, व्हाट इज द यूज? नहीं, इसका यूज क्या है? क्या हमने अपने पहले के फंडामेंटल राइट्स को सही कर लिया? भाई पहले तुमने पास्ट में कोई गलती की तो अब क्या तुम अब कोई सही काम नहीं करोगे? पास्ट में तुमने कोई क्या किया क्या नहीं किया, इसके चक्कर में फ्यूचर में मैं कुछ अच्छा ना करूं, ऐसा तो है नहीं। क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकता है? ये सर कैसा बात कर रहा है सर? ये कहोगे सर ये तो सही नहीं लग सकता है, क्योंकि सर पास्ट में हमने कोई गलती की तो उसको फ्यूचर में सुधारेंगे ना, या फ्यूचर में उसके हिसाब से हम उसको भी नहीं करेंगे, करोगे, है ना? ऐसा नहीं कि पापा ने पढ़ाई नहीं की तो बेटे ने भी कहेगा आप भी तो नहीं पढ़े थे, हम क्यों पढ़े? अब पापा पैसा दे रहे हैं ना तो पढ़ो तुम, बात वही हुआ सर। तो इसका मतलब पहले जो किया भाई ये तो गलत है। अगला, यस दिस इज व्हाट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज हैव डन। कह रहा है यस ऐसा करना चाहिए क्योंकि सारी डेवलप कंट्री ऐसे करती है। बच्चे डेवलप कंट्री क्या, रसिया में बहुत सारा आम सप्लायर्स है, वहाँ पे क्या है बहुत सारे वो हैं, क्या नाम है कि माफियाज हैं, तो क्या इंडिया में भी माफिया हो जाए? नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज कर रही हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सही होगा। डेवलप कंट्रीज कर रही है, हो सकता है वहाँ की चीज़ों के लिए वो सही हो, लेकिन डेवलप्ड कंट्री को देख के क्या कॉपी करोगे क्या तुम? नहीं, डेवलप्ड कंट्री वो ये बोलता जब देखने में सही लग रहा होगा ये कि डेवलप कंट्री कर रहे तो मैं भी कर दूँ। डेवलप कंट्री कर रही हैं और इससे वहाँ पे ये चीज़ें इंप्रूव हुई, देखिए वहाँ का ये लेवल सही हुआ, या कुछ इंप्रूवमेंट दिखाता कि वहाँ के देखिए बच्चों का ये प्राइमरी एजुकेशन वहाँ का इंप्रूव हो गया, उससे क्या हुआ लोगों में ये चीज़ें अवेयरनेस, ये लोग क्या हुए डेवलप हुए, या उससे बोल जाएंगे उस बच्चों में क्या हुआ थोड़ा सा प्राइमरी एजुकेशन मतलब क्या बच्चे, अब बच्चे क्या हुआ आगे पढ़ के आगे निकल पा रहे हैं, गरीबों को भी शिक्षा मिल रही है, ऐसा कुछ एक रीजन देता है, एक सॉलिड सा रीजन देता है, तब मैं कहता हाँ चलो ठीक है यहाँ पे हो रहा है तो ये भी करना चाहिए। दोनों गलत है सर, क्योंकि ये ठीक है डेवलप कंट्री कर रही है, लेकिन कर क्यों रही है भाई? ये तो बताओ कर क्यों रही हैं, इसके पीछे का एक सॉलिड सा रीजन दो कि क्या इसको करने से कोई प्रॉफिट है लॉस है, कुछ तो बताओ, तब ना हम बोलेंगे कि ये कह दिया हमने कि हाँ यार तुम्हारे स्कूल का टॉपर लड़का जो है ऐसा कर रहा है तुम भी करो, टॉपर से तुम फॉलो करोगे उसको, तुम भी टॉप कर जाओगे तब? नहीं,
तुम्हें तो उसके लिए रीजन देखना होगा कि हाँ टॉपर इतना घंटे पढ़ रहा था तो इससे ये हुआ, ऐसे ऐसे पढ़ा, तो ये सब चीज़ें तुम फॉलो करोगे ना, कि तुम ये करोगे टॉपर ऐसा कर रहा था, टॉपर घूम रहा था तो मैं भी घूमूंगा, नहीं, ये बात गलत है। तो इसका मतलब इसके दोनों आर्गूमेंट हमारे क्या हैं, वीक है सर, दोनों आर्गूमेंट क्या है, वीक है। मैंने कहा क्या आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई कि कैसे आर्गूमेंट वीक और स्ट्रांग निकलना। देखो आज पहली क्लास है तो इसलिए हम लोग केवल छोटे छोटे क्वेश्चन से कर रहे हैं। अब कल से हम लोग स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग पे जब आएंगे तो वहाँ पे पैसेज से बात करेंगे, है ना। मैंने कहा एक क्वेश्चन और है, शुड वैकेशंस ऑफ कोर्ट जज बी रिड्यूस। कह रहा है कि सर कोर्ट के जज का वैकेशन जो है रिड्यूस कर देना चाहिए, क्यों। यस इट विल स्पीड अप जुडिशियल प्रोसेस एंड मैनी पीपल्स आर लाइकली टू गेट जस्टिस इन रीजनेबल टाइम। यस इट इज अ साइन ऑफ ब्रिटिश लेगेसी, वाई शुड वी कैरी इट फर्दर। मैंने कहा कि कह रहा है कि वैकेशंस को कम कर देना चाहिए। हमने कहा ठीक है कम कर देना चाहिए, ये साउंड गुड सर, ये कम कर देना चाहिए सर, दो 4 महीने का। उससे क्या होगा कि बहुत सारे यहाँ पे केसेज है, इससे क्या हो सकता है सर, जो केसेज है वो पेंडिंग केसेज है वो जल्दी क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने कहा क्वाइट पॉसिबल सर, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि रीजनेबल टाइम में जस्टिस हो जाएगा सबके साथ, तो ये चीज़ें ठीक है, थोड़ी छुट्टी उनकी कम कर दी जाए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दूसरा कह रहा है यस इट इज अ साइन ऑफ ब्रिटिश लेगेसी। ये चिढ़ने वाली बात नहीं बोल रही है ना। हमें स्टेटमेंट में कभी किसी भी चीज़ आर्गुमेंट में कभी भी चिढ़ना नहीं है एक दूसरे से कि अरे यार ये तो ब्रिटिश की लेगेसी है, अरे मानो मैं उनको फॉलो नहीं। भाई चिढ़ना नहीं है किसी से, बिल्कुल आपके टर्म में चिढ़ना नहीं है, किसी से जलना नहीं है, किसी से भुनना नहीं है। भाई यस इट इज अ साइन ऑफ ब्रिटिश लेगेसी, वाई शुड बी कैरी। भाई गुस्सा नहीं, इरिटेट नहीं होना, चिढ़ना नहीं है। तो ये तो भाई ठीक है ब्रिटिश लेगेसी थी, मे भी हो सकती है साइन, क्या गलत है क्या सही है, ये उसके लिए पॉइंट दो ना भाई। ये चिढ़ के बोलोगे थोड़ी ना हो जाएगा, चिढ़ के बोलने से कोई चीज़ सही थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये भी एक लिख लो, तो अगर तुम किसी को चिढ़ के बोलते हो तो वो तुम्हारा वीक आर्गूमेंट हो जाएगा, है ना, कि यार चिढ़ रहे हैं ब्रिटिश लेगेसी से, क्यों भाई इन हमारी लेगेसी होनी चाहिए, उसके लिए कुछ काम करिए पहले। चलिए सर, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो मैंने कहा कौन सा, ओनली आर्गुमेंट 1। अगला सर, शुड देयर बी एन अपर एज लिमिट ऑफ 65 ईयर फॉर कंटेस्टिंग पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा कह रहा है शुड देयर बी एन अपर एज लिमिट ऑफ 65 ईयर्स फॉर कंटेस्टिंग पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव असेंबली। कह रहा है सर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए या खड़ा होने के लिए इलेक्शन में 65 ईयर्स का जो बार है, एज बार है, उसको क्या करना चाहिए, अपर लिमिट जो है लगा देना चाहिए कि अपर लिमिट 65 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कह रहा है कि सर अब देखने में तो लग रहा है हाँ यार 65 ईयर के लोग जो होते हैं बूढ़े हो जाते हैं, इनको हटाया जाए, क्योंकि सर ऐसा होना चाहिए कि 65 ईयर के, अब तुम अपना इमोशनल हटाओ यहाँ से कि हाँ यार 65 ईयर में गवर्नमेंट है, 65 ईयर में ये है, तो अपना इमोशन वहाँ से हटा दो कि हाँ सही कह रहा है। देखो फैक्ट क्या बोल रहा है, ये नहीं कि अब 65 ईयर में गवर्नमेंट को, तुमने बातें चल रही ना कि जब लोगों को रिटायर कर दिया जा रहा है गवर्नमेंट एग्जाम से, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 65 ईयर में रिटायरमेंट ले रहे हैं, ऐसा लोग बात करते। तो ये तुम्हारा पर्सनल बायस है भाई, उसको मत लाना बीच में। अब आओ क्वेश्चन पढ़ो और इसके आर्गुमेंट पे जाओ। यस जनरली पीपल अबव द एज 65 लूज देयर डायनेमिज्म एंड विल पावर। कह रहा है यस जनरली, बच्चे जब भी जनरली या पूरे एक जनरली बोलते हो, जनरली का मतलब तुमने एक पूरा क्या ले लिया, पूरे एक कम्युनिटी को ले लिया, पूरे एक ले लिया कि जनरली जो पीपल होते हैं वो 65 के बाद बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, सबके लिए तुमने बोल दिया जनरली, मतलब तुमने सबके लिए बोल दिया। जनरलाइज फॉर्म के स्टेटमेंट कभी भी वीक स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। नोट कर लेना कि जनरलाइज फॉर्म के स्टेटमेंट कभी भी स्ट्रांग नहीं होंगे। जनरली, ऑफनली, रेगुलरली ऐसा नहीं, या ऑल पीपुल ऐसा कभी भी रहेगा ना, जहाँ पे पूरा एक ग्रुप या पूरा एक होलिज्म की बात की जाएगी, वहाँ पे कभी भी हमारे आर्गुमेंट्स ट्रू नहीं होते हैं। तो जनरली सर ठीक है होते होंगे, अपना पर्सनल बायस हटाओ जनरली, लेकिन सर कुछ लोग ऐसे हैं सर आज 70 साल में, मोदी जी को देखो ना 74 ईयर के लगभग हो गए, लेकिन वो अभी भी देखो ना अट्टे कट्टे दौड़ते हैं, कितना बढ़िया देख के लगता नहीं, चमकते हैं एकदम। तो भाई करते हैं, कुछ लोग होते भी हैं जो करते हैं काम, तो ये सर तो बिल्कुल गलत बात है। दूसरा, नो द लाइफ स्पेन इज सो इंक्रीज दैट द पीपल रिमेन फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव इन ऑफ द एज। मैंने कहा ये सही लग रहा है सर कि लाइफ स्पेन जो है इंक्रीज हो गया है। लाइफ स्पेन इज सो इंक्रीज दैट पीपल रिमेन फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव इवन ऑफ द एज। कह रहा है सर नो, लाइफ स्पेन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। लाइफ स्पेन इंक्रीज हो गया है और लोग अब क्या है, एक्टिव हैं ज़्यादा। लोग क्या है अब ज़्यादा एक्टिव हैं इवन अप टू द एज ऑफ। मैंने कहा बिल्कुल ये बात सही कह रहा है कि सर नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर लोग अब ज़्यादा एक्टिव हैं, या एज के बाद भी कुछ लोग एक्टिव हैं कुछ लोग नहीं हैं। तो ये बात हमें सही लग रहा है सर, आर्गुमेंट सेकंड हमारा ट्रू होगा। ये रहा सर हमारा क्वेश्चन। आगे आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, इसको आप कमेंट में हमको बताएंगे कि क्या आप इसका आंसर कर दोगे। चलो तो यहीं पे आज की क्लास को हम एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।